ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं तुम्हें यूनिट 2 पढ़ाने वाली हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बस यूनिट 1 अपलोड की है वेब टैग की। और गाइस जो मुझे एआई के लिए बोल रहे हैं, देखो एआई की वीडियो कल डलेगी क्योंकि अभी मैं वेब टैग वाली बना रही हूँ। एंड स्टैटिस्टिक्स का आई नो तुम लोगों का एग्जाम है सैटरडे तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं तब तक अपलोड करूँ, क्योंकि देखो तुम्हारे जो स्टैटिस्टिक्स है ना, उसका सिलेबस क्लियर ही नहीं है। उसमें तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशंस में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है बस सिलेबस में। बट अगर तुम उसके फिर टाइप्स देखो तो उसमें नॉर्मल भी है, बायनॉमियल भी है, एंड तुम्हारा सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि एटलीस्ट मैं एक यूनिट तो अपलोड कर पाऊँ उसकी सैटरडे तक। बट जो भी है मैं कर दूंगी अपलोड, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। एंड कल एआई वाली वीडियोस डलेंगी। ओके, सो अब जल्दी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं अभी डिसाइड करी थी तुम्हें जावास्क्रिप्ट करवाना, एंड देन मुझे सडनली याद आया कि तुम्हारे इसमें सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस ही नहीं है सिलेबस में। एक सेकेंड। हाँ, तो तुम्हारे सिलेबस में ये डीटीडी एंड ये वाली भी सारे टर्म्स हैं, तो मैं फटाफट से इनको पढ़ा देती हूँ। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जावास्क्रिप्ट वाली शॉर्ट रखूंगी, क्योंकि मतलब एक्सप्लेन सारे टॉपिक्स करूंगी बट बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। इतना करूंगी जितना तुम्हारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी 8 तो बजे गया है गेस, और 2 घंटे मुझे इसको बनाने में लगेंगे। फिर अपलोड वगैरह करने में 10 बज जाएंगे, तो फिर तुम्हें देखनी भी है, ठीक है। तो इसलिए मैं ज्यादा इसको डिटेल में मतलब डिटेल में करवाऊंगी, बट इतना कि थ्योरी वाला पोर्शन हो तुम्हारा, ठीक है। अब इसी में ना सीएसएस के अंदर मतलब एक एकदम अलग टॉपिक आता है, जो है कि है तुम्हारा डीटीडी। डीटीडी की फुल फॉर्म क्या है? डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। तो देखो, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन क्या होती है? डीटीडी डिफाइंस द लीगल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। इट स्पेसिफाइज द एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स इन their रिलेशनशिप दैट कैन अपीयर इन अ वैलिड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट क्या है? मानो एक तरीके का डॉक्यूमेंट है। अब डीटीडी क्या होता है? उस डॉक्यूमेंट के टाइप्स को हमें बता रहा है। डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट की टाइप की डेफिनेशन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डीटीडी हमें क्या बताता है? किसी डॉक्यूमेंट में क्या एलिमेंट्स है, एट्रीब्यूट्स है, और उनका रिलेशनशिप क्या है, ये हमें क्या बता रहा है? डीटीडी बता रहा है। अब डीटीडी से हम करते क्या है? चेक कर रहे हैं किसी भी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को कि क्या ये वेल फॉर्म्ड है, वैलिड है, और इसका स्ट्रक्चर ठीक है, डेटा इंटीग्रेट कर पा रहा है, इंटीग्रिटी हो पा रही है, कंसिस्टेंसी है, ये सारी चीजें। सो डीटीडी मतलब डॉक्यूमेंट के टाइप को डिफाइन करने के लिए यूज हो रहा है, और बाकी सारी स्टाइल्स वगैरह चेक कर रहा है। अब डीटीडी एलिमेंट्स को हम कैसे यूज करते हैं? इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? ऐसे जैसे हम नॉट डॉग टाइप यूज करते थे ना, ऐसे करके ये करके डॉग टाइप बनाते थे। यहाँ पर सिंटेक्स क्या होता है एलिमेंट्स के लिए? ऐसे वाला नॉट एलिमेंट, एलिमेंट डाल के एलिमेंट का नेम और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, एंड देन क्लोज कर दो। तो अगर किसी के भी चीज के बारे में बताना है तो एलिमेंट, फिर एलिमेंट का क्या नाम है, उसका कंटेंट। जैसे सपोज मुझे बुक के बारे में बताना है, तो एलिमेंट लिखा, पहले क्या है? एलिमेंट बुक है। उसके बाद क्या क्या था बुक में? टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, ये सब था, ठीक है। ये वाले नोट्स ना मैंने तुम्हें भेज दिए हैं, क्योंकि तुम लोगों को ना नोट्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। सो आई जस्ट सेंड द नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन। ओहो, ये ऐसे क्यों आ रहा है? ठीक है। उसके बाद इस डीटीडी की लिमिटेशंस क्या होते हैं? लिमिटेड डेटा टाइप सपोर्ट, मतलब इतने सारे डेटा को नहीं चेक कर पाता ये, कम ही डेटा सपोर्ट होता है इसमें। जो नॉन एक्सएमएल सिंटेक्स वाली फाइल्स होती हैं वो हार्ड होती है पार्सर के लिए मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट डीटीडी है ये सिर्फ एक्सएमएल फाइल्स के लिए चलता है, एक्सएमएल टाइप फाइल्स के लिए चलता है। तो जो इस सिंटेक्स की नहीं होती, डीटीडी के लिए ये हार्ड होता है, ठीक है। इसमें नेम स्पेस सपोर्ट लैग करता है और डज नॉट सपोर्ट डेटा टाइप वैलिडेशन, ओनली स्ट्रक्चर वैलिडेशन। ये क्या करता है? किसी फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है, अगर वो डॉट एक्सएमएल टाइप का है तो उसके अंदर भी वो यही देखेगा कि सिंटेक्स ठीक है कि नहीं। वो ये नहीं देखेगा कि डेटा क्या है, वो सिर्फ फोकस करेगा स्ट्रक्चर पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्सएमएल स्कीम्स। एक्सएमएल स्कीमा, स्कीमा क्या होता है? तुमने पढ़ा हुआ है? अभी हमने डेटाबेस जब करा था तब मैंने स्कीमा वगैरह पढ़ाया था। तो एक्सएमएल स्कीमा क्या होता है? ये एक्सएमएल बेस्ड का ये डीटीडीज का ही अल्टरनेटिव है। सो जो भी डीटीडीज में प्रॉब्लम्स थी, लिमिटेशंस थी, एक्सएमएल इज मेड टू कवर दैट। तो यहाँ पर एक्सएमएल किसी भी डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को भी देखता है, सिंटेक्स को भी देखता है, डेटा को वैलिडेट भी करता है, और सब चीज करता है। सो
एक्सएमएल स्कीमा का पर्पस क्या है? वैलिडेशन, प्रोवाइड मोर रोबस्ट वैलिडेशन दैन डीटीडी, ज्यादा वैलिडेशन देता है। इसमें डेटा टाइप्स इंक्लूड होता है। डेटा टाइपिंग सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ डेटा टाइप, स्ट्रिंग, इंटीजर, डेट्स। तो ये जो एक्सएसडी होता है, एक्सएसडी की फुल फॉर्म एक्सएमएल स्कीमा, इसके अंदर डेटा टाइप्स भी सारे सपोर्ट होते हैं। नेम स्पेस क्या करता है? नेम स्पेस को भी अच्छे से इफेक्टिवली हैंडल करता है, रीयूज भी कर देता है डेटा को। ठीक है, ये सारी चीजें। अब एक्सएमएल के फीचर्स क्या थे जो इसकी लिमिटेशन थी? एक्सएमएल, पहले तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक्सएमएल को रीड करना इजी हो रहा है। डेटा टाइप्स बिल्ट इन एंड इसके अंदर जो तुम्हारा लाइक एक्सएमएल एक्सएमएल स्कीम है, इसके अंदर किस तरीके के डेटा टाइप्स होता है? बिल्ट इन भी होता है और यूजर डिफाइंड भी होता है। नेम स्पेस को सपोर्ट कौन करता है? एक्सएमएल। कौन नहीं करता था? जो हमने इससे पहले पढ़ा। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स और सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स दोनों को ही डिफाइन करता है। ठीक है, तो बेटर कौन सा है? एक्सएमएल। और किसके एडवांटेज, मतलब कौन थोड़ा लेस अच्छा था? डीटीडी। डीटीडी में कुछ फीचर्स नहीं थे एंड एक्सएमएल उसी को अच्छा बना, लाइक ये डॉक्यूमेंट टाइप समथिंग है। ठीक है, अब इसका ये स्कीमा बनाने का तरीका है। पहले एक्सेस लिखोगे, स्कीमा, स्कीमा का नाम एंड उसके बाद जो भी एलिमेंट्स है, टाइप्स लिखोगे, सीक्वेंस लिखोगे कि ये तुम्हारे स्कीमा के अंदर पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, ऐसे करके एट्रीब्यूट बना दोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ाती हूँ मैं। डॉम, डॉम बहुत इंपॉर्टेंट है और डॉम इज लाइक अ जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट, बट डॉम इज इंपॉर्टेंट। तो डॉम क्या होता है? देखो, ये जो तुम्हारा एचटीएमएल है, एचटीएमएल के अंदर सबसे पहले तुम्हारा एचटीएमएल कोड लिखा होता है। एचटीएमएल के अंदर सबसे पहले एचटीएमएल कोड लिखा होता है, देन तुम्हारा हेडर होता है, बॉडी होती है। तो डॉम ना एक हायरार्की टाइप समझो कि पहले सबसे ऊपर कुछ होगा, फिर उसके नीचे कुछ कुछ होगा, ट्री जैसा होता है एक। ठीक है, जहां जिस ट्री के थ्रू हम कंटेंट एक्सेस कर पाते हैं। थोड़ा नहीं समझ आ रहा? अभी डिटेल में समझेंगे जब जावास्क्रिप्ट करेंगे। एंड जावास्क्रिप्ट की एक 2 घंटे की वन शॉट वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है। आई डोंट नो इफ तुम लोगों पर इतना टाइम है या नहीं है, जो भी है, बट अगर तुम लोगों के पास टाइम है तो जावास्क्रिप्ट की वो वन शॉट वीडियो देख लेना, बिकॉज उसमें ना मैंने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, लाइक ये वाले टाइप फॉर्मेट में है, वो तुम्हारे प्रॉपर रिटर्न वाले है। तो उनमें तुम्हें ज़्यादा अच्छे से मैंने समझाया, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग मैंने ड्राइंग्स वगैरह लगा के जितना ट्राई मैं बेस्ट समझाने का। ठीक है, तो अगर इस यूनिट में कुछ ऐसा है जो तुम्हें समझ नहीं आया, डॉम नहीं समझ आया, तो वो वाली वीडियो से देखो, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा। आई कैन अश्योर दैट, बट अभी तुम्हारा पेपर है, सो वही मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। देखो, डॉम क्या है? एक प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज न्यूट्रल इंटरफेस दैट अलाउ प्रोग्रामर एंड स्क्रिप्ट टू डायनामिकली एक्सेस एंड अपडेट द कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंट। ये कोई डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में मेरा सपोज एक हेडिंग है। अब मेरी हेडिंग थी हेलो, हाय थी, ये टैग मैंने क्लोज नहीं करा, समझ आना। मेरी एक हेडिंग हाय थी, अब मुझे इस हेडिंग को चेंज करना है। तो ये चेंज मैं किसकी हेल्प से करती हूँ? डॉम की वजह से। डॉम एक तरीका है जिसकी हेल्प से, लाइक जावास्क्रिप्ट की मदद से हम एचटीएमएल का कंटेंट चेंज करते हैं ना, वो सब डॉम की वजह से होता है। डॉम की वजह से ही एचटीएमएल डायनामिक बन पा रही है। ठीक है, तो डॉम एक प्लेटफॉर्म है, लैंग्वेज न्यूट्रल है, जहां पर हम प्रोग्राम्स या स्क्रिप्ट्स डायनामिक हो सकते हैं, इससे हम कंटेंट को अपडेट करते हैं, स्टाइल चेंज करते हैं, हम सब कर सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स एन एक्सएमएल और एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एज अ ट्री स्ट्रक्चर। तो डॉम के अंदर जो भी एचटीएमएल के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एज अ ट्री स्ट्रक्चर दिखते हैं। अभी मेरे पास टाइम कम था तो मैंने ना जल्दी से नोट्स बना लिए, तो मैंने इसको, इसमें तुम्हें डायग्राम नहीं दिखाया। अगर मैं तुम्हें कोई भी एक रैंडम डायग्राम दिखाऊं समझाने के लिए, डॉम, ये देखो, इस तरीके का एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है डॉम। ये देखो, एक सेकेंड, इस तरीके का डॉम एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले तो हमारा डॉक्यूमेंट होगा, उसके बाद एचटीएमएल होगा, एंड मतलब जो भी, अगर डॉम एग्जाम में आता है, क्योंकि आएगा, डॉम इज इंपॉर्टेंट। तो इसको तुम इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के दिखाओगे, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। कितने एलिमेंट्स हैं तुम्हारे? एचटीएमएल है, हेड है, बॉडी है, मेटा, टाइटल। मतलब ये इसलिए होता है कि जावास्क्रिप्ट ना लाइन बाय लाइन जाके किसी को भी एक्सेस कर ले, एचटीएमएल को एक्सेस करना है उसको, या हेड के अंदर कुछ चेंज करना है उसको, तो ये ऐसे डॉम लाइक ट्री लाइक स्ट्रक्चर पे जाता है एचटीएमएल, और जाके अपना कंटेंट वो ले लेता है, उसको जो चाहिए होता है। ठीक है, डॉम समझ आ गया? तो डेफिनेशन तो ये हो गई कि एक प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से डायनामिक हो पा रहा है। उसके बाद डॉम के की फीचर्स क्या होते हैं? ट्री बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होती है। द एंटायर डॉक्यूमेंट इज लोडेड इनटू मेमोरी एज अ हायरार्किकल ट्री, पूरा ट्री की तरह होता है, मैंने तुम्हें दिखाया। एंड हम कहीं पर भी जाके किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को।
एंड उसके बाद हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, एलिमेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और नोड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। और डॉम एक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट चीज है, ठीक है। प्रोस क्या है कि हम पूरे डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। कॉन्स क्या है, मेमोरी इंटेंसिव, बहुत ज्यादा मतलब पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर है तो ज्यादा मेमोरी चाहिए, और अगर बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो इनके लिए ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। इतना समझ आ गया? चलो आगे। पार्सर्स। पार्सर्स क्या होता है, तुमने इससे पहले वो पढ़ा होगा, लेक्सिकल एनालाइजर, पार्सिंग, ये सारी चीजें पढ़ी थी। पार्सर्स में तुम्हें ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। डॉम के अंदर पार्सर्स क्या होता है, पार्सर्स का मतलब ये हो गया कि कोई तुम किसी चीज को कन्वर्ट कर पा रहे हो। डॉम पार्सर्स क्या करते हैं, जो हमारा एचटीएमएल एलिमेंट है ना, जो भी हमारा, मैं बोल रही हूँ कि ये एचटीएमएल था, फिर हमने जब टैग्स देखा तो यहाँ पर ये हेड हो गया था, इसके नीचे एचटीएमएल का कुछ कुछ कंटेंट आ रहा था, तो डॉम की हेल्प से ही तुम एचटीएमएल के एलिमेंट्स को या किसी डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स को एक प्रॉपर ट्री लाइक हायरार्की में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, ठीक है। ये एक कंप्लीट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन तुम्हें देगा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स की, और तुम कहीं पर भी जाके किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, तो रैंडम एक्सेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट या फिर सुटेबल एप्लीकेशन होती है। तो डॉम पार्सर इज लाइक पार्सिंग में हेल्प कर रहा है, रैंडम एक्सेस में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और तुम क्या कर पा रहे हो, एलिमेंट्स हो गए, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स हो गए, उनको एक कंप्लीट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करवा पा रहा है। उसके बाद आता है सिंपल एपीआई फॉर एक्सएमएल। एपीआई क्या होते हैं, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। SAX मतलब सिंपल एपीआई फॉर एक्सएमएल पार्सर। देखो, एसएक्स फाइल क्या करती है, ये भी एक तरीके का पार्सर ही है। ये क्या करेगी, तुम्हारा जो एक्सएमएल फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट है ना, उसको पूरा रीड करती है, सीक्वेंशियली रीड करती है, और हमें बताती रहती है कि ये एलिमेंट है, ये एट्रीब्यूट है, ये सारी चीजें। मतलब एसएक्स का काम क्या है, ये एक एपीआई है, सिंपल एपीआई है एक्सएमएल के लिए, एक्सएमएल के लिए एक एपीआई है। SAX एक्सएमएल के लिए एक एपीआई है। ये क्या काम कर रही है एपीआई, ये पूरे एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को रीड कर रही है सीक्वेंशियली, और जब भी ये इनकाउंटर करती है किसी एलिमेंट से, किसी एट्रीब्यूट से, तो ये ट्रिगर करती है, समझ आया, एक इवेंट कॉल करती है। कोई मेमोरी ट्री नहीं बना रही, बहुत लार्ज डॉक्यूमेंट्स है जिनमें ट्रीज बिल्ड हो रहा है और मेमोरी बहुत ज्यादा लग रही है, उनके लिए सिंपल है, जैसे इसको कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी मिला ट्रिगर कर गई, और डॉम से फास्टर है कौन, SAX पार्सर, ठीक है। इसमें कुछ हम इवेंट्स यूज करते हैं, जैसे स्टार्ट डॉक्यूमेंट, जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर यूज करना होगा, स्टार्ट डॉक्यूमेंट करेंगे, एंड डॉक्यूमेंट करेंगे, जब डॉक्यूमेंट निकल जाएगा, एलिमेंट दिखेगा, अगर कोई इसको ओपनिंग टैग दिखा तो इसको पता चल जाएगा कि ये वाला पक्का कोई एलिमेंट आने वाला है, एलिमेंट ही बताती है। और जैसे क्लोजिंग टैग दिखेगा तो ये एंड एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जल्दी मैं आगे बढ़ती हूँ। अब हम बढ़ते हैं एक्स एच टी एम एल। एक्स मतलब हमने देखा था, ये जो एक्स एम एल था, ये डॉक्यूमेंट के लिए था, है ना, और एच टी एम एल अलग चीज थी। अब इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे, एक्स एच टी एम एल को कंबाइन करके पढ़ेंगे। देखो, XHTML होता क्या है, XHTML का मतलब है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्केट लैंग्वेज, markup language is a family of current and future document types and modules that reproduce, subset and extend HTML। मतलब देखो, मैंने तुम्हें बताया XML मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, और HTML तो तुम्हें पता ही है। सो जब डॉक्यूमेंट्स आर कंबाइनिंग विद HTML, इट इज मेकिंग अ XHTML, ठीक है। ये एक फैमिली है ऑफ करंट एंड फ्यूचर डॉक्यूमेंट्स, जितने भी करंट डॉक्यूमेंट टाइप बनेंगे, फ्यूचर डॉक्यूमेंट टाइप बनेंगे, उनकी पूरी फैमिली है, ठीक है। मॉड्यूल्स हैं जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। सो XHTML इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट्स दैट आर currently present, the documents that will be present in future types, okay, all these, the combination of everything। HTML expressed as XML का क्या मीनिंग होगा, XML सिंटेक्स लगेंगे इसमें। अगर मैं बोल रहा हूँ HTML को हम HTML लिख सकते हैं, इसका मतलब HTML के अंदर सिंटेक्स किसके यूज हो रहा है, XHTML के, ठीक है। अब देखो, HTML और XHTML में कुछ कॉमन डिफरेंसेस होंगे, राइट, क्योंकि XHTML ऑब्वियसली थोड़ा एडवांस वर्जन है HTML का। क्या क्या है, स्ट्रिक्ट सिंटेक्स, ऑल एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स मस्ट बी प्रॉपर्ली क्लोज्ड एंड नेस्टेड। क्या क्या वो है, सारे एलिमेंट्स क्लोज होने चाहिए, प्रॉपर नेस्टेड होने चाहिए, ऑल टैग्स लोअर केस में होने चाहिए, एट्रीब्यूट्स
की वैल्यूज कोटेड होनी चाहिए। एम्प्टी एलिमेंट्स अगर हैं तो उनको भी क्लोज करना है। जैसे ब्रेक, अगर ब्रेक के अंदर लाइक ये एक टैग होता है ब्रेक, BR, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है ना। अब HTML में तो तुम इसको ऐसे ही लिख सकते हो, लेकिन अगर XHTML में लिख रहे हो तो इट शुड बी क्लोज्ड। ठीक है। उसके बाद ये कुछ बेनिफिट्स है। मेटा टैग्स मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ था पहले भी, जिसमें इसका मतलब होता है कि एक तो डेटा वगैरह स्टोर करता है, ये सारी चीजें करता है। और अगर एक्स एच टी एम एल के इसमें देखो, तब तक मैंने तुम्हें एक्स एच टी एम एल नहीं पढ़ाया था, तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा मेटा डेटा बताया था। यहाँ पर देखो, ये जो मेटा टैग्स है इनको हम यूज करते हैं एज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इन कोडिंग एंड अदर पर्पसेस। तो इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करा जाता है, इन कोडिंग के लिए यूज करा जाता है, बहुत सारी अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज करा जाता है। ठीक है। उसके बाद फ्रेम्स एंड फ्रेम सेट पर आता है, एंड देन आई विल मूव टुवर्ड्स योर जावास्क्रिप्ट। आधा घंटा तो हो गया है मेरे को वैसे भी। ओके। फ्रेम्स एंड फ्रेम सेट्स। फ्रेम्स क्या होता है? फ्रेम्स अलाउ displaying multiple XHTML document within a single browser window। फ्रेम तुम्हें पता है, जैसे तुम कैनवा पे कुछ बनाते हो तो ये तुम्हारा फ्रेम 1 है, ये तुम्हारा फ्रेम 2 है, ये फ्रेम 3 है, या कोई एनिमेशंस बना रहे हो तो उनको फ्रेम बाय फ्रेम बोला जाता है। फ्रेम सेम वैसे ही होता है, जब तुम पूरे HTML के अंदर या XHTML के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स को एक ही सिंगल ब्राउजर विंडो में दिखाना चाह रहे हो तो वो फ्रेम हो गया। सारे एलिमेंट्स को एक सिंगल ब्राउजर विंडो में दिखाना चाह रहे हो तो वो फ्रेम हो गया। ठीक है। फ्रेम आर लार्जली डिप्रेसेड नाउ इन फेवर ऑफ आई फ्रेम एंड सर्वर साइड इंक्लूड्स। ठीक है। अब देखो, फ्रेम को हम बनाते कैसे हैं? फ्रेम के लिए HTML में कौन सा टैग लगेगा? फ्रेम ही लगेगा। फ्रेम SRC, और तुम्हें जो भी फ्रेम लगाना है उसको लिख दो इधर, उसका नाम .html। फ्रेम को सेट कर सकते हो, रो इतना, तुम्हें रो 50% देखनी है, ये ऐसे करके तुम फ्रेम को बना सकते हो। तो फ्रेम का काम क्या है बेसिकली, कि तुम्हें पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो एक ही सिंगल ब्राउजर विंडो में दिख जाए। दिस दिस इज हाउ फ्रेम वर्क्स। आगे पढ़ाती हूँ। अब यहाँ पर कुछ की कंसिडरेशंस है, बेनिफिट्स है, एंड मेटा टैग वगैरह वाली चीजें थोड़ी दोबारा आ गई है। ओके। ये सारी चीजें मैंने तुम्हें पढ़ाई दी है। एक बार ना तुम ध्यान से देख लेना दोबारा से, ये सारे नोट्स प्रोवाइडेड हैं। चलो मैं पढ़ाई देती हूँ, ये सब तो मैंने पढ़ाई दी है। यहाँ से आते हैं कैरेक्टर एंटिटीज। कैरेक्टर एंटिटीज क्या होती हैं? ये कहाँ पर लगती है? ये HTML या फिर HTML में लगती है। ये हमें रिप्रेजेंट करवाती है स्पेशल कैरेक्टर्स को दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली टाइप्ड और आर रिवर्स। देखो क्या होता है ना, कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं इन HTML जो हम डायरेक्ट टाइप नहीं कर पाते। टाइप करेंगे उनको कुछ और मतलब होगा, है ना, जिनको डायरेक्ट टाइप नहीं कर पाते। तो उनको टाइप करने के लिए हम कुछ कैरेक्टर्स का यूज करते हैं। जैसे अगर मेरे को ये एम्परसेंड का यूज करना है, ये इसको इसको तुम डायरेक्ट टाइप नहीं कर पाओगे, करोगे तो कुछ मतलब वो, लाइक तुम्हें ये वाली चीज लिख ही नहीं मिल पाएगी डॉक्यूमेंट्स में। तो जब तुम इसको यूज करते हो, इसके साथ तुम लिखते हो कि तुम्हें ये एम्परसेंड चाहिए। ठीक है। अगर तुम्हें लेस देन का साइन चाहिए तो इसके साथ LT लिखोगे, इसका मतलब लेस देन चाहिए। ग्रेटर देन के एंड और GT डालोगे तो ग्रेटर देन मिलेगा। ये एंड NBSB होता है, नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस, मतलब थोड़ा स्पेस चाहिए तो NB, मतलब अगर स्पेस नहीं चाहिए तो NBSB। ठीक है। ये सारी चीज होती है। अगर तुम्हें कोट यूज करना है, ये यूज करना है अपने HTML में, तो इसके लिए भी तुम्हें पहले एंड डाल के लिखना पड़ेगा कि तुम्हें ये चाहिए। तो ये कैरेक्टर एंटिटीज क्या होती है? कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो HTML में डायरेक्ट प्रिंट नहीं हो पाते। तुम लिख के देख लेना अपने VS कोड वगैरह जिस पे भी तुम करते हो, एंड तुम देखना है कि तुम उसको डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। फ्रेम्स तो मैंने पढ़ा दिया। फ्रेम एक इंडिविजुअल विंडो के अंदर हमें पूरे डॉक्यूमेंट्स को देखना है इन अ सेपरेट थिंग, सो दिस वन इज योर फ्रेम। और यहाँ पर अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। ओके। ओके, बस थोड़ा सा ही बचा है। जावास्क्रिप्ट में तुम्हारा इतना कुछ है नहीं, मतलब जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं, बट आई गेस सिलेबस में बहुत नॉर्मल सा वही सारी चीजें होंगी, क्योंकि ये तुम्हारा यूनिट 2 है तो वही होगा। ओके, जल्दी से मैं तुम्हें जावास्क्रिप्ट पढ़ा देती हूँ सो दैट तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए पूरा। जावास्क्रिप्ट होती क्या है? तुम्हें पता है जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है? ऑब्वियसली, मानो तुमने अपनी वेबसाइट बना दी, वेबसाइट के अंदर तुमने टैग्स डाल दिए, सब कुछ कर दिया, और तुमने स्टाइल भी कर दिया अपने वेबसाइट को विद द हेल्प ऑफ CSS। बट क्या तुम उसमें कुछ ऐसे चेंजेस कर पाओगे कि तुम बटन टच कर रहे हो एंड बटन टच करते ही कुछ होने लग गया, बटन क्लिक करते ही कुछ होने लग गया? मेरे पास, मैंने एक वेबसाइट बनाई है, मैं प्लस कर रहा हूँ तो मेरा एक न्यू टैब खुल रहा है, क्या तुम ऐसा HTML और CSS की हेल्प से सिर्फ कर सकते हो? नहीं। अब देखो यहाँ पर तो लाइक एक्चुअल में तो वेब
डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें यूज होती है, बट मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई भी सपोज मेरा ये एक बटन है सर्च, या फिर इसको पहले मैं हटाती हूँ। मेरा कुछ भी एक है, सपोज ये है, मैं इसको क्लिक कर रही हूँ तो कुछ चीजें हो रही है, राइट? बट क्या सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस की हेल्प से ये सब हो सकता है? नहीं। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट आई। अब जावास्क्रिप्ट के बारे में अच्छे से देख लो। जावास्क्रिप्ट होती क्या है? जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम वेब पेज के अंदर इंटरएक्टिविटी लाते हैं। समझ आ गया? इंटरएक्टिविटी कहाँ से आ रही है? जावास्क्रिप्ट की वजह से, जब वजह से आ रही है। यहाँ पर हम इसको इंटरएक्टिविटी लाते हैं। डॉम पता है? अभी मैंने ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाया, उसके एलिमेंट्स को हम चेंज कर पाते हैं, मैनिपुलेट कर पाते हैं, डेटा को वैलिडेट कर पाते हैं और डायनामिक कंटेंट बना पाते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। सपोज यहाँ पे मेरा एक पैराग्राफ था, उसके अंदर मैंने लिखा था हाय, एंड आई जस्ट क्लोज दैट पैराग्राफ एंड देन आई मेड अ बटन हेयर। अब एचटीएमएल सीएसएस ऐसे हो सकता है कि इस बटन को क्लिक करो और यहाँ पर हाय की जगह पर बाय आ जाए? हो सकता है क्या? नहीं। पर जावास्क्रिप्ट से हो सकता है? हाँ, जावास्क्रिप्ट से हो सकता है। ठीक है। सो दिस इज व्हाई वी आर सेइंग दैट जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू मेक अवर वेबसाइट मोर इंटरैक्टिव। ओके, नाउ जावास्क्रिप्ट को डालते कैसे हैं अपने टैग उसके अंदर, एचटीएमएल फाइल के अंदर? तो देखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ये, जैसे मैंने तुम्हें अभी सीएसएस का करके दिखाया था कि देयर आर टू वेज, कि या तो हम मतलब प्रोबेबली तो तीन ही तरीके थे, इनलाइन था एंड इंटरनल था एंड एक्सटर्नल था। सेम जावास्क्रिप्ट का भी होता है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट टैग्स को तुम लाइंस के अंदर भी डाल सकते हो। ठीक है। स्क्रिप्ट टैग का यूज करके इंटरनली भी डाल सकते हो, जो भी तुम्हारा हेड वाला फोल्डर है, हेड वाला टैग है, उसके नीचे तुम अगर सिंपल ऐसे स्क्रिप्ट टैग लिख के जावास्क्रिप्ट का कोड करोगे तो वो भी चलेगा। ठीक है, वो भी चलेगा। और एक अलग से फाइल बना दोगे। मैंने ये तुम्हें सीएसएस में फाइल्स वगैरह करके दिखाई हूँ या तो मैं नहीं करके दिखा रही हूँ। एंड मैं अगेन बोल रही हूँ, डिटेल वीडियोस के लिए यू नीड टू गो एंड वॉच दैट वन शॉट ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, क्योंकि इनमें इसमें मेरा मेन फोकस तुम्हें थ्योरी को सिखाने में है रेदर देन ज्यादा प्रैक्टिकल। ठीक है, ये समझ आ गया? तो इस तरीके से स्क्रिप्ट टैग्स यूज होता है, इंटरनली एक्सटर्नली, ये सारी चीजें। उसके बाद वेरिएबल्स क्या होता है? तुम हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, वेरिएबल्स डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। वेरिएबल्स को जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से यूज करते हैं? वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट में इंट बोल रही हूँ, सॉरी, इंट, फ्लोट, ये सारी चीजें नहीं होती। जावास्क्रिप्ट में तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं, वेर, लेट और कांस्टेंट। कौन कौन से? वेर, लेट और कांस्टेंट। जो वेर होता है, इसको याद रखना है, ये फंक्शन स्कोप्ड होता है, फंक्शन के अंदर होगा, और ये लेस रिकमेंडेड होता है। लेट को तुम कहीं पर भी यूज कर सकते हो एंड ये ब्लॉक स्कोप्ड होता है। कांस्टेंट ब्लॉक स्कोप्ड होता है और इसको हम रीअसाइन नहीं कर सकते। जैसे अगर मैंने लिखा कॉन्स्ट ए इज इक्वल्स टू 10, और फिर अरे ये पता नहीं क्यों चलना रुक जा रहा है आजकल। कॉन्स्ट ए इज इक्वल्स टू 10, भाई इरिटेट कर रही है मुझे। कॉन्स्ट ए इज इक्वल्स टू 10, और उसके बाद मैं प्रिंट करवा देती हूँ, सपोज कंसोल डॉट लॉग करके मैं प्रिंट करवा देती हूँ 10 को। उसके बाद मैं दोबारा ए 15 कर दूंगी, और अगर मैं दोबारा कंसोल डॉट लॉग करके ए को कॉल करूंगी, कंसोल डॉट लॉग जावास्क्रिप्ट में प्रिंट के लिए यूज होता है, बस इतना याद रखो। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करूंगी तो मुझे मेरा क्या आंसर आएगा? मेरा वही आएगा जो पहले आ रहा था। इतना क्लियर हो गया? देखो, उसके बाद कोई भी वेरिएबल जैसे बनाना होता है, जैसे मेरे को इसमें जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाना है, मैंने एक लेट कीवर्ड यूज करा। लेट ही यूज करते हैं ज्यादातर, बिकॉज वो ना ब्लॉक स्कोप्ड होता है। वेरिएबल्स फंक्शंस के अंदर तुम बना सकते हो, यहाँ पर लेट यूज करोगे। वेरिएबल नेम क्या हुआ? मैसेज। क्या मैसेज डाला? हेलो वर्ल्ड, ऐसे करके डाल सकते हैं। उसके बाद डेटा टाइप हमारा, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या होता है? इम्यूटेबल डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स आर दोज डेटा टाइप्स दैट कैन नॉट बी चेंज। जैसे नंबर है, नंबर कभी चेंज हो सकता है? नहीं। स्ट्रिंग? नहीं। बुलियन, नल, अनडिफाइंड। कौन कौन से? नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल, अनडिफाइंड। ये सारे तुम्हारे प्रिमिटिव या फिर इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं जो कभी चेंज नहीं होंगे। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स आर दोज दैट कैन नॉट बी चेंज। उसके बाद आते हैं
आईपीयू के क्वेश्चन पे एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, जहां पर तुम्हें डेटा टाइप्स बताने थे जावास्क्रिप्ट में जो प्रिमिटिव है। कौन कौन से प्रिमिटिव है? नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए स्ट्रिंग है, टेक्स्ट के लिए बुलियन में हम ट्रू और फॉल्स का ही हमेशा आउटपुट मिलेगा, नल इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ वैल्यूज, अनडिफाइंड जहां पर वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है लेकिन असाइन नहीं हो रहा, सिंबल्स एंड ये सब। ईच टाइप रिप्रेजेंट अ बेसिक इम्यूटेबल वैल्यू। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट्स एंड ऑपरेशंस, वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स एंड परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। तो अब हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? सिंपल सा देखो, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ योर की वैल्यू पेयर। मतलब जब हमें पेयर को स्टोर करवाना होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वहां पर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। देखो, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है पर्सन। अब मैं यहाँ पर शो करवा रही हूँ कि जो पर्सन है उसका फर्स्ट नेम है जॉन। तो ये वाला चीज ना पूरा पेयर में स्टोर हुआ कि फर्स्ट नेम ही जॉन होगा, लास्ट नेम डो होगा, एज 30 होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज एक प्रॉपर सीक्वेंस में स्टोर हुआ है। फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डोई, इसको हम बोलते हैं की। जैसे फर्स्ट नेम ये की हो गया। ठीक है, तो इसी चीज को ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? कलेक्शन है की वैल्यू पेयर्स का, और क्रिएटेड यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल या फिर कंस्ट्रक्टर्स की हेल्प से हम इसको क्रिएट करते हैं। इसको क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या होगा? लेट बनाओ, जो भी नाम रखना है, मैंने इस ऑब्जेक्ट का नाम पर्सन रखा, तुम जो भी नाम रखोगे देन इज इक्वल्स टू डाल के इस तरीके से। एंड फिर यहाँ पर तुम्हें क्या चाहिए? जैसे नेम चाहिए तो नेम लिख दो, एंड देन नेम के साथ जो भी नेम चाहिए वो नेम डाल दो, और ये वाला कॉमा। ऐसे करके तुमने सारी डिटेल्स डाल दी जो भी थी। ठीक है, अब मानो इस फंक्शन को या फिर इस ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, तो तुम डालोगे कि दिस डॉट क्या चाहिए तुम्हें। जैसे फर्स्ट नेम चाहिए तो लिखा फर्स्ट नेम। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए दिस डॉट, उस ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए था? फर्स्ट नेम, तो लिख दिया फर्स्ट नेम। इतना ऑब्जेक्ट क्लियर होगा। ऑपरेटर्स पर आते हैं। यहाँ कुछ और है। हाँ, देखो, हम ऑब्जेक्ट्स को ना अलग अलग तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग तो नहीं, दो तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्ट का नाम पर्सन है, तो मैं डाल दूंगी पर्सन डॉट, कौन सी एलिमेंट को एक्सेस करना है उसके, सपोज एज को, तो मैं कर दूंगी एज। तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा? 30। ठीक है, तो डॉट से। और होता है ब्रैकेट नोटेशन, तो ब्रैकेट नोटेशन में क्या होगा? तुम डालोगे पर्सन, जैसे एरेज की तरह नहीं होता ऐसा ब्रैकेट बनाते हैं, ऐसा कुछ। एंड फिर जो भी बनाना है उसको ऐसे डबल ब्रैकेट्स में जो भी तुम्हें चाहिए उसको बता दो। ठीक है, ये दो होते हैं तरीके बुलाने के जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर लाइक सम ऑपरेशंस जो हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं दो वेरिएबल्स के अंदर। जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस करोगे तो दो एलिमेंट्स प्लस हो जाएंगे, माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये मॉड्यूलस होता है और ये एक्सपोनेंशियल होता है। जैसे मानो मैं कर रही हूँ 3 एक्सपोनेंशियल, मतलब 3, ऐसे मैंने तुम्हें क्रॉस दिखाया 2, तो इसका आउटपुट क्या होगा मुझे बताओ? इसका आउटपुट 3 टू द 6 नहीं होगा, इसका आउटपुट होगा 3 की पावर स्क्वायर। क्या होती है 3 की पावर स्क्वायर? 9। तुम बच्चे थोड़ी हो, 3 की पावर स्क्वायर होती है 9। समझ आया? तो ये वाले होते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स। फिर कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। मैं ना एज्यूम करके चल रही हूँ बताने, क्योंकि तुम्हें ये आते होंगे थोड़े थोड़े, है ना? तो मैं बहुत फास्ट फास्ट पढ़ा रही हूँ। अगर इस वीडियो में तुम्हें लगता है कि बहुत ज्यादा फास्ट हुआ है तो मेरे को बता देना, और तुम्हें लगता है कि ये वाला लेवल ठीक है तो मुझे वो भी बता देना। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या करते हैं? हम कंपेयर करते हैं। जैसे मैं मानो मैं अगर लिख रही हूँ 2 इज इक्वल्स टू 3, तो इसका मतलब क्या होगा कि क्या मेरा 2 3 के बराबर है? और अगर मैं लिखती हूँ, सपोज मैंने लिखा वेरिएबल इज इक्वल्स टू 5, इसका मतलब है मैंने डिक्लेयर करा कि एक वेरिएबल है। ऐसे डिक्लेयर नहीं करते वेरिएबल्स को, मैं बस तुम्हें समझा रही हूँ कि वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा 5 है, मतलब वेरिएबल के अंदर वैल्यू गई 5। अब मैं लिखूं वेरिएबल इज इक्वल्स टू 5,
इसका मतलब क्या होगा कि मैं चेक कर रही हूँ कि क्या मेरा वेरिएबल 5 है। यहाँ पर 5 वेरिएबल के अंदर गया, यहाँ पर मैं 5 को चेक कर रही हूँ, क्या मेरे वेरिएबल की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू चेक करने को होता है, ये होता है नॉट इक्वल के लिए। ये होता है स्ट्रिक्ट इक्वल, अगर बहुत ही ज्यादा इक्वालिटी चेक करनी है तो ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, फिर ये तो तुम्हें पता ही होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एंड लेस देन इक्वल टू। फिर तुम्हारे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जैसे लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स, है ना, नॉट ऑपरेटर्स, फिर कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होगा, जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में की वैल्यू रखी 2, उसके बाद मैंने कर दिया की प्लस प्लस, तो की वैल्यू इनिशियली मैंने 2 रखी थी, एंड देन मैंने की वैल्यू प्लस प्लस कर दी, तो अब मेरी की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी एक बढ़ गया। असाइनमेंट मतलब वैल्यूज बढ़ गई। ठीक है, सॉरी, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट मतलब वैल्यूज बढ़ गई। अब इतना समझ आ गया। फिर ये कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशंस में कॉम्बिनेशंस होते हैं वैल्यूज का, वेरिएबल्स का और ऑपरेटर्स का, उन्हीं को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर है एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाओ, ये तुम्हारा पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट बनाना है जावास्क्रिप्ट का। तुम्हें सिंपल बनाना है, लेट ले लिया, नाम लिख दिया बुक, जो भी चीजें डाल दी, उसके बाद उसको रिटर्न कर दो। कैसे रिटर्न कर सकते हो, बुक डॉट क्या चाहिए, बुक का ऑथर, तो बुक डॉट ऑथर डाल दो, तुम्हें बुक डॉट ऑथर ऑथर मिल जाएगा। ठीक है, रिटर्न डाल दो बुक डॉट ऑथर। सिंपल है ना, इजी तो है, कर लोगे, चिंता मत करो, अच्छा जाएगा पेपर। आगे बढ़ते हैं, पेज 19, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब कंट्रोल स्टेटमेंट्स इज सिमिलर टू योर लूप्स। हाँ जी, ओके, तो अब हम आते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे। कंट्रोल का मतलब किसी चीज को कंट्रोल करना है एग्जीक्यूट होने से, राइट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट्स होती है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, ये सारी स्टेटमेंट्स होती है। इफ मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं किसी ऑपरेशन को करना चाहती हूँ लेकिन कुछ कंडीशन है जो मैं चाहती हूँ ये हो, तुम तभी करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वोट देने जाना है, राइट, मैं गेट के बाहर खड़ी हुई, अब डायरेक्ट मैं उसके वोट थोड़ी देने लग जाऊंगी, वो कुछ चीजें चेक करेंगे, वो देखेंगे मेरे पास वोटर कार्ड एड, वोटर कार्ड यार्ड, वोटर आईडी कार्ड है कि नहीं। ठीक है, मतलब जो भी चीजें वो ये देखेंगे, या फिर वो देखेंगे मेरी उम्र 18 साल से ऊपर है कि नहीं। तो देयर इज सम कंडीशंस जिसकी वजह से वो मुझे अंदर जाना अलाउड करेंगे। सेम दिस हैपन विद अवर कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एंड दिस थिंग इज हैपेंड इन जावास्क्रिप्ट व्हाइल वी आर प्रोग्रामिंग। क्या होता है कि सबसे पहले हम चेक करते हैं इफ के अंदर अगर कोई कंडीशन होगी, इसके अंदर अगर कोई चीज हो रही है, फिर हम उसको बोलेंगे कि तुम आगे की ये चीज करो। जैसे अगर इफ मैं बोल रही हूँ कि मैंने एक वेरिएबल बनाया था एज, और अगर तुम्हारी एज बड़ी है 18 साल से, अगर ये चीज होगी तो तुम अंदर जाओगे। अंदर जाओगे, अंदर जाके क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करवाने के लिए हम यूज करते हैं कंसोल डॉट लॉग, किसमें, जावास्क्रिप्ट में। तो एज अगर बड़ी है 18 से, तो तुम डाल सकते हो यू कैन वोट, यू कैन वोट, ऐसा कुछ। ठीक है, इतना समझ आया कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है। और कंडीशनल, सॉरी, हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है, एक तो इफ होती है, एक होती है इफ एल्स। इफ एल्स में क्या होगा कि पहले एक कंडीशन चेक होगी, ये होगा तो इसके अंदर जाएंगे, अगर यही फॉल्स हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट बाहर निकल जाएंगे अपनी एल स्टेटमेंट की तरफ। अगर ये हो रहा है तो अंदर गए, वरना डायरेक्ट एल स्टेटमेंट की तरफ बाहर निकल गए। यानी कि अगर मैं बोलूं कि अगर तुम्हारी एज 18 है, तो ये अंदर वाली चीज चल जाएगी। अगर तुम्हारी एज 18 से बड़ी है, तो अंदर वाली चीज रन हो जाएगी। वरना, फिर ये वरना वाली चीज है, वरना फिर कोई भी चीज हो, 18 से छोटे हो, पैदा ही अभी हुए हो, न्यू बॉर्न हो, कोई भी कंडीशन हुई, मैं प्रिंट करवाऊंगी यहाँ पर यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो वो कोई भी कंडीशन, मतलब एक ही कंडीशन चाहिए, 18 साल से बड़ा, उससे ज्यादा मैं कुछ सुन ही नहीं सकती। तो एल्स इज लाइक, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर यही वाला आउटपुट देंगे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सुन सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में कंडीशंस पता चल गई, ऐसे ही एक एल्स इफ होती है। तो एल्स इफ इज लाइक एक इफ कंडीशन होगी, एल्स इफ भी क्या होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, चलो तो ये वाली कंडीशन चेक कर लो। ये कंडीशन भी नहीं चेक हो रही, तो मैंने एक कंक्लूजन दे दिया कि अब यही लास्ट चीज होगी, एल्स वाले ही एग्जीक्यूट होगी। फिर आती है हमारी स्विच स्टेटमेंट्स। स्विच स्टेटमेंट्स में क्या होता है, हम एक एक्सप्रेशन दे देते हैं। जैसे स्विच में मैंने डाला मंडे, मंडे डाल दिया। अब केस में पहले मैंने डाला, केस पहला है मेरा मंडे,
दूसरा केस है मेरा ट्यूसडे। ये मेरे कुछ कुछ केसेस है और इन केसेस के अंदर लिख रही हूँ कि अगर मेरा केस हुआ मंडे तो मेरा प्रिंट करवा दो टुडे इज मंडे, टुडे इज, अरे क्या हो रहा है भाई, मंडे। ठीक है, और फिर ब्रेक कर दो। फिर अगर ट्यूसडे हुआ तो प्रिंट करवा दो टुडे इज ट्यूसडे, ब्रेक कर दो। तो इसमें क्या हुआ, मैंने स्विच, मैं यहाँ पे केसेस डालूंगी कि केस अगर मंडे हुआ तो ये वाली चीज प्रिंट करवा के ब्रेक कर दो, मतलब निकल जाओ बाहर। अगर ट्यूसडे हुआ तो ये वाली चीज प्रिंट करो और ब्रेक कर दो, ये सारी चीजें। अब ये कैसे पता चलेगा कि मेरा मंडे है या ट्यूसडे है, मैं यहाँ एक्सप्रेशन के अंदर डालूंगी। अगर मैं डाल देती हूँ स्विच मंडे, यानी मैंने इसको इनपुट क्या दिया है, मंडे। अब ये चेक करेगा केस, वैल्यू वन में मैं डाल सकती हूँ मंडे ट्यूसडे जो भी, चेक करेगा केस क्या मंडे है, एक्सप्रेशन में मैंने मंडे डाला हुआ है, मैच हो गया तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ आया। फिर लूप्स आते हैं। लूप्स मतलब, लूप्स क्या होता है, किसी भी काम को अगर हमें बार बार करना है पर हम उसको कोड नहीं कर, मतलब बार बार टाइप नहीं करना चाहते, उस चीज को लूप बोलते हैं। अगर हमें एक ही चीज को बार बार करवाना है, अगर मुझे हेलो वर्ल्ड 100 बार प्रिंट करवाना है तो क्या मैं हाथ से लिख पाऊंगी, नहीं। किसका यूज करेंगे, लूप्स का। कौन कौन से लूप्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये सारे लूप्स होते हैं। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। ठीक है। फॉर लूप में क्या होगा, सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे, कंडीशन बताएंगे और इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करेंगे। सपोज मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है 100 बार, तो मैं सबसे पहले लगाऊंगी फॉर, कोई इनिशियली चीज होगी जिससे मैं काउंट कर रही हूँ, मेरे को हेलो वर्ड 100 बार प्रिंट करवाना था। स्टार्टिंग में मैंने एक बना दिया इंट आई, एक इंटीजर 100 बार प्रिंट करवाना है तो मैं बना देती हूँ इंट आई, एक वेरिएबल है आई इज इक्वल टू 0। रुक जाओ, इंट आई मैंने सबसे पहले बनाया, इंट आई इज इक्वल टू 0। इनिशियलाइज करा मैंने, एक वेरिएबल बनाया 0। मैं बोलूँ तुम्हें 100 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में रखते हैं 0। अब मैं लिखूंगी अगर आई मेरा छोटा है या बराबर नहीं हो जाता 100 तक, जब तक मेरा आई छोटा छोटा है या बराबर है 100 तक, सॉरी हाँ, जब तक मेरा आई छोटा है या बराबर है 100 तक, मेरा इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब इसके अंदर का कोड क्या है, मैं अभी रफ लिख दे रही हूँ, वैसे कंसोल डॉट लॉग होता है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड को मैं HW लिख रही हूँ फॉर शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब मैं क्या देख रही हूँ, आई मैंने इनिशियली 0 बोला, उसने बोला क्या मेरा आई, जब तक मेरा आई छोटा है या बराबर है 100 तक, अंदर गई हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। अब मैं बाहर आई, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब कुछ तो होगा, आई तो मेरा स्टार्टिंग में 0 रहेगा तो कुछ तो मेरे को चाहिए ना आई की वैल्यू को अपडेट करने के लिए, तो मैं आई की वैल्यू को अपडेट कर दूंगी। प्लस प्लस का मतलब मैंने बताया है इंक्रीमेंट कर देना, ठीक है। तो अब क्या हुआ देखो, आई इज इक्वल टू 0 था, इसने चेक करा कि आई मेरा छोटा है, 0 तो छोटा ही है, इसने प्रिंट करा दिया। मैं यहाँ पर आई 1 ले लेती हूँ ताकि तुम्हारी काउंटिंग्स ठीक रहे। 1 है, इसने चेक करा 1 छोटा होता है 100 से, होता है, प्रिंट करवा दिया, हेलो वर्ल्ड एक 1 ला गया। अब क्या करा, बाहर निकला, बाहर निकली, इसके पास गई, क्या करना है, आई को, आई की वैल्यू बढ़ा देनी है। तो आई की वैल्यू अब क्या हो गई, आई की वैल्यू 1 थी पहले, अब आई की वैल्यू हो गई 2। चेक करेगा 2 छोटा है 100 से, छोटा है, दोबारा अंदर गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया। फिर आई की वैल्यू बढ़ गई 3। ऐसे करके करते करते एक टाइम ऐसा होगा जब आई की वैल्यू मेरी 100 हो चुकी होगी। एक टाइम ऐसा होगा जब आई की वैल्यू मेरी क्या हो चुकी होगी, 100, 100 हो चुकी होगी। अब जब आई की वैल्यू 100 हुई, उसने चेक करा क्या आई छोटा है बराबर है 100 से, हाँ है, प्रिंट करवा दिया हेलो वर्ल्ड। उसके बाद बढ़ाया, इसने आई आई की वैल्यू को बढ़ा दिया, अब आई की वैल्यू 101 हो गई। क्या 101 छोटा है, नहीं। क्या 101 बराबर है, नहीं। अब क्या होगा, अब हम इस फॉर लूप से एग्जिट कर जाएंगे। इस तरीके से मेरा टोटल कितनी बार लूप एग्जीक्यूट हुआ, 100 टाइम्स। कितनी बार चला, हेलो वर्ल्ड कितनी बार हुआ, 100 बार। समझ आया। तो फॉर होता है स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करते हैं, फिर एक कंडीशन होती है जिसको चेक करते हैं, उसके बेसिस पे इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट करके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद आता है व्हाइल लूप्स। व्हाइल लूप रिपीट करता है एक ब्लॉक ऑफ कोड को जब तक वो कंडीशन ट्रू है। जैसे मैं लिख रही हूँ व्हाइल, अगर मैं लिख रही हूँ व्हाइल ए मेरा 5 जब तक है, वेल ए इज इक्वल्स टू 5, मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ना, तब तक इसके अंदर का कोड हमेशा चलता रहेगा।
व्हाइल a इज इक्वल्स टू प्रिंट 5 मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाते रहो और a की वैल्यू को बढ़ाते रहो। ऐसा मानो मैंने एक सिंपल सा व्हाइल कोड कर दिया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है। जब तक y की वैल्यू 5 है, मैं इनिशियली a की वैल्यू को 0 कर देती हूँ। जब तक व्हाइल लूप के अंदर मेरी a की वैल्यू 5 है, a 5 के बराबर है, सॉरी, a छोटा है या फिर बराबर है कर देती हूँ। ए मेरा, हाँ, जब तक मेरा ए की वैल्यू छोटी है या बराबर है 5 से, तब तक इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होते रहना चाहिए। मतलब कब तक होगा एग्जीक्यूट, जब तक ये व्हाइल के अंदर की कंडीशन ट्रू है। अब देखो व्हाइल मेरा इज इक्वल्स टू 0 था, क्या क्या 0 लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है, हाँ, तो हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। और ए की वैल्यू बढ़ के अब क्या हो गई 1, 1 छोटा या बराबर है 5 के, है, फिर बाहर आए 2 हो गई। अब ए की वैल्यू ऐसे कर करके ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 होगी प्रिंट होगा, फिर ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। क्या अब हम व्हाइल के अंदर घुस सकते, नहीं घुस सकते। तो जब, क्योंकि क्या 6 मेरा लेस देन इज इक्वल टू 5 होता है, नहीं होता, तो मेरी ये व्हाइल वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। ठीक है, तो व्हाइल लूप क्या होता है, रिपीट करता है ब्लॉक ऑफ कोड को जब तक व्हाइल के अंदर की कंडीशंस ट्रू है। ओके, उसके बाद आता है डू वाइल। डू वाइल में ना एक चीज ये होती है कि डू वाइल के अंदर तुम्हारा एक कोड तो एटलीस्ट पहले रन कर ही जाएगा। ठीक है, डू वाइल के अंदर तुम्हारा एक कोड तो एटलीस्ट रन कर ही जाएगा। जैसे डू होके तुमने कुछ करवा दिया, अब ये तो प्रिंट हो ही जाएगा। डू में मैंने लिख दिया गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग तो मेरा हर हाल में प्रिंट होगा, एंड उसके बाद कंडीशन चेक होंगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद आता है फॉर इन लूप। तो फॉर इन लूप आइटरेट्स ओवर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जो हम ऑब्जेक्ट बनाना सीखा था ना, कीज, ये वाले ऑब्जेक्ट्स, तो फॉरेन लूप किसके लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो इसमें फॉर डाल के तुम ऑब्जेक्ट की डालोगे एंड देन कोड्स एग्जीक्यूट होंगे। और एक होता है तुम्हारा फॉर ऑफ लूप, एक होता है फॉर ऑफ लूप। सो फॉर लेट वैल्यू ऑफ आइटरेबल, एंड फॉर ऑफ लूप किसके लिए, फॉर इन लूप यूज होता है तुम्हारा ऑपरेटर ऑब्जेक्ट्स के लिए। और फॉर ऑफ लूप्स हम ज्यादातर यूज करते हैं एरेज और स्ट्रिंग्स के लिए। अगर एरे के एलिमेंट्स, स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है तो फॉर ऑफ यूज, फॉर ऑफ, हाँ, फॉर ऑफ यूज होता है। ओके, नाउ अब हम आते हैं कि तुम्हें एक, देखो ये आईपीयू की ही पीवाई क्यूज है। ठीक है, जहां पर तुम्हें जावास्क्रिप्ट लिखनी है, लूप में नंबर्स को प्रिंट करना है 1 से 10 तक, कर सकते हो, इजी है, फॉर लूप लगा दिया। अब आता है एरेज एंड फंक्शंस। एरेज क्या होता है, एरेज एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट तरह की वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं। एरेज को बनाने के लिए तुम्हें इधर नाम लिखना है। हम एरे को बनाने के लिए हमेशा ये वाले ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ध्यान रखना। इस वाले ब्रैकेट्स के अंदर हम एलिमेंट्स डालते हैं, और एरेज के अंदर सेम डेटा टाइप जैसे इंटीजर हुआ तो सारा एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे ही इंटीजर्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से एरे बनता है। ओके, उसके बाद आता है अगर मुझे एरे के अंदर किसी नंबर को एक्सेस करना है, एरे के अंदर, जैसे सपोज मेरा ये, मैंने एक एरे, तो मेरा रफ एरे बना के दिखा दिया है। एरे देखो, एरे बनता इस तरीके से है। अगर हमें इस फॉर्मेट में बनाना है, लेट नंबर्स इज इक्वल्स टू समथिंग, और अगर ऑब्जेक्ट उस फॉर्म में बनाना है तो हम इस तरीके से एरे बनाते हैं। न्यू एरे, इस तरीके से भी एरे बनता है और इस तरीके से भी एरे बनता है। ठीक है, ये समझ आ गया। अगर वैल्यूज वगैरह देनी है तो इस तरीके से एरे बनता है, और यूजुअली हम इसी इसी तरीके से एरेज के अंदर वैल्यूज डालते हैं। ठीक है, दो मेथड्स होते हैं एरे के को बनाने के। अब देखो, एक चीज मैं बता देती हूँ। अब एरेज जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। तो जब तुम इसको काउंट करोगे, ये तुम्हारा 0th एलिमेंट होगा, ये तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये तुम्हारा सेकंड एलिमेंट होगा, दिस वन इज योर थर्ड एलिमेंट, दिस वन इज योर फोर्थ एलिमेंट। सो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4, इस तरीके से इंडेक्सिंग है। ठीक है, और इसको जो, इनको मैंने काउंटिंग करा, इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। अगर मुझे, ये मेरा नंबर्स था, अब मैं बोलूं नंबर्स 0, यानी मुझे नंबर्स का 0th एलिमेंट प्रिंट करवाना है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 0th एलिमेंट 1 है। ठीक है, अगर मैं बोलूं मुझे नंबर्स का, इसका आंसर तुम लोग लिखोगे कमेंट्स में। नंबर्स का इजी है वैसे तो, लाइक एरोस तो पढ़ा ही होगा सबने। मुझे नंबर्स का थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है, तो थर्ड कौन सा होगा, 0 1 2 3, थर्ड में क्या आया, 4। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया एरेस का। अब एरे के अंदर कुछ कुछ ना ऑपरेशंस होते हैं, जैसे पुश। पुश मतलब पता है, डालना कुछ। ठीक है, तो पुश में क्या होता है, जब भी हम पुश करके कोई चीज यूज करेंगे, इसका मतलब है कि हम एरे के एंड में कोई एलिमेंट डालना चाहते हैं। पॉप मतलब निकालना कुछ, तो पॉप मतलब हम एरे के
एंड से कुछ रिमूव करना चाहते हैं, दीज आर सब मेथड्स ऑपरेशंस वी कैन यूज इन एरेज। शिफ्ट, शिफ्ट में हम फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देते हैं। देखो शिफ्ट मतलब जैसे होता है ना, थोड़ा शिफ्ट हो, खिसक जा, तो यहाँ पर जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है, अब ये शिफ्ट होके एरे से बाहर ही चला गया, ऐसा बहुत गंदा एग्जांपल था, आई नो, बट समझ रहा हो तुम, समझने के लिए। शिफ्ट में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट एरे से बाहर निकल जाएगा, और अनशिफ्ट में हम एक एलिमेंट को ऐड करते हैं। स्पाइस में हम एरेस को डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंडेक्सिंग, और स्लाइस में हम एरे के कुछ पोर्शन को रिटर्न करते हैं। मैप में हम एक न्यू एरे बनाते हैं विद द रिजल्ट ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन ऑन एवरी एलिमेंट। ये कुछ ऑपरेशन से अगर आया कि एक एरे बना दो जावास्क्रिप्ट में एंड कुछ ऑपरेशंस कर दो, तो तुम्हारे लिए मजे आ जाएंगे, इजी है, ठीक है। और एरे को सिंगल वैल्यू में रिड्यूस करने के लिए रिड्यूस ऑपरेशन होता है। अगर पेपर में ऑपरेशन आते हैं और तुम इतने भी लिख कर आते हो, पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट स्पाइस स्लाइस, तो बहुत है, ठीक है। अब आते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो मुझे बार बार करना है। एक ब्लॉक ऑफ कोड है, एक चीज है जो मुझे बार बार करनी है, तो उसी को मैं फंक्शंस बोलूंगी। देखो जैसे मेरे को सपोज हर बार मेरे को ना एक चीज करवानी है कि जब भी कोई आए ना, मेरे को उसको ग्रीट करवाना है। देखो सबसे पहले तो फंक्शंस होते क्या है, कुछ ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक टास्क करवाने के लिए कुछ हम कोड्स को परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है। डिफाइंड यूजिंग फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन। अब फंक्शन को हम बनाते कैसे, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को बनाने के लिए हम उसके आगे फंक्शन लिखेंगे पहले, एंड देन वो फंक्शन बनेगा। अब मानो मुझे एक फंक्शन बनाना है कि कोई भी है ना, मुझे उसको हेलो बोलना है, तो मैं पहले फंक्शन डाल दूंगी, देन मैं फंक्शन का नेम रखूंगी ग्रीट या कुछ भी। अभी इसको तुम भूल जाओ, और मैं चाहती हूँ कि कोई भी आए मुझे रिटर्न कर देना हेलो और उसका नेम, और इस फंक्शन को क्लोज कर देना है। ये मेरा एक फंक्शन बन गया। आप बोलोगे कि नेम, ये नेम कहाँ से आएगा, ये नेम आएगा, मैं चाहती हूँ मेरे को इसमें नेम चाहिए, राइट, कि कोई भी आए तो मैं उसको उसके नेम के बेसिस पे विश करूं, और ये नेम एक वेरिएबल है, तो मैंने यहाँ पर एक वैल्यू ली कि जो मेरा फंक्शन है, इसके अंदर जो जो भी मेरा इनपुट जाएगा वो नेम वैल्यू होगी, जो भी इनपुट जाएगा वो नेम वैल्यू होगी, और उसी नेम को मुझे इधर डालना है और रिटर्न कर देना है। ये तो तुम्हारा हो गया फंक्शन, ठीक है। ये तुम्हारा ऐसे एक सिंपल फंक्शन हो गया, राइट। उसके बाद आता है अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे अगर मुझे ऐड फंक्शन बनाना है, मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे पास दो नंबर्स आए मैं उनको a प्लस बी करके रिटर्न कर दूं। अब ये a प्लस बी कहाँ से आएगा, ये इसके अंदर ए बी करके यूजर डालता है। एक प्रॉपर कोड तुम्हें मैं दिखाऊंगी, तब तुम्हें समझ आ जाएगा। अभी के लिए बस इतना देखो, फंक्शंस में पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और फंक्शंस कुछ वैल्यूज को रिटर्न करता है, ठीक है। अब देखो ये कोड है जहां पर हमें फंक्शंस की हेल्प से दो एरेस का सम करना है। सबसे पहले देखो क्या होगा, यहाँ पर मैं ना एक एरे डिक्लेयर कर देती हूँ, सॉरी, दो एरेस का सम नहीं करना, फाइंड द सम ऑफ एरे, एरे का सम फाइंड करना है। अब यहाँ पर ना मैं एक एरे डिक्लेयर कर देती हूँ, बना देती हूँ। देखिए ये तो मेरा फंक्शन वाली चीज हो गई, इसको अभी के लिए भूल जाओ। पहले मेरे को एक एरे बनाना पड़ेगा कोड में, तो मैं लिख रही हूँ लेट माई एरे करके, मैंने एरे को बनाया, एंड मैं उसका रिजल्ट भी स्टोर करवा देती हूँ। और रिजल्ट क्या होगा, सम एरे, सम एरे क्या है, मेरे फंक्शन का नाम है, और उसके अंदर माई एरे की ये जो एरे है इसको एज अ इनपुट डालना है। मतलब मैंने क्या करा, रिजल्ट नाम से एक चीज स्टोर करवाई, रिजल्ट के अंदर मेरा जो फंक्शन है उसके नाम को लिखा, एंड देन उसके अंदर मेरे को ये एरे को डालना है, तभी तो प्लस हो पाएगा। तो मैंने माय एरे बना दिया कि ये वाला वाला एरे इस यहाँ पर जहां मुझे एरे चाहिए वहां पर जाएगा, एंड बाकी चीजों को ऐड करने लगेगा, ठीक है। तो ये वाला एरे मैंने यहाँ पर दिया, एंड ये वाला एरे जो होगा ये सेम एरे यहाँ इस फंक्शन के अंदर जाएगा, इससे समझ आया। एंड कंसोल डॉट लॉग कर देना रिजल्ट को, क्योंकि रिजल्ट के अंदर ही ये वाला फंक्शन होगा। देखो फंक्शन को हम बनाते कैसे हैं, इस तरीके से कोई भी फंक्शन होता है, मैं फंक्शन नाम पूरा लिखूंगी, उसका नाम लिखूंगी, यहाँ पर मैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स लूंगी, एंड देन ये कंसोल टैग लगाऊंगी। और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, जैसे मेरा फंक्शन का नाम नेम था, तो नेम डाल के ये ब्रैकेट डाला, एंड देन मेरा फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना। अब देखो यहाँ पर मैंने बनाया लेट माई एरे करके, मैंने एक एरे बना दिया था, रिजल्ट के अंदर मैंने उस एरे को कॉल करा था, एंड उसके अंदर आर्ग्यूमेंट भी डाल दिया था। अब मेरे को प्रिंट करवा देना था रिजल्ट को, ये तो हो गया ये वाली चीज। अब देखो मुझे माई एरे यहाँ पर क्या मिला, मिल गया।
तो मैंने क्या करा, फंक्शन बनाया सम एरे, एक नाम है एरे का जिसके अंदर मेरे को एरेज मिले, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एरेज। अब मुझे एरे के हर एलिमेंट का सम करवाना है। मैं एकदम तुम्हें लॉजिक सा बेसिक सा देती हूँ। 1 2 3 4 5, मुझे एरे के हर एलिमेंट का सम करवाना है। मैं एक इनिशियली वेरिएबल बना दूं, सम इज इक्वल्स टू 0। मैंने इनिशियली एक वेरिएबल बना दिया, सम इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें अगर पहला एलिमेंट आके प्लस हो जाएगा तो ये 0 + 1 1 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एलिमेंट इस 1 में आके मैं जोड़ दूं तो 1 + 2 3 हो जाएगा। फिर उसका नेक्स्ट एलिमेंट आके जोड़ दूं तो 3 + 3 6 हो जाएगा। ऐसे ही सम के अंदर की वैल्यूज को मैं बार बार अपडेट कर रही हूँ, जो भी हमने रिसेंट ऐड करा उससे, एंड उसी में अपने नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को डाल रही हूँ। यही चीज कर रही हूँ, यहाँ पर भी हम यही करेंगे। मैंने एक लूप लगा दिया और मैं बोलूंगी कि लूप मेरा चलेगा इंडेक्स 0 से लेकर इंडेक्स जब तक एरे डॉट लेंथ, मतलब इंडेक्स जब तक खत्म नहीं हो जाता, एरे जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक मेरा लूप चलेगा। अब इसमें क्या करवाओ, सम के अंदर पहले तो इंक्रीमेंट करवाओ एंड देन बराबर, मतलब पहले सम के अंदर एरे की वैल्यू डालो एंड देन प्लस करो। ठीक है, ये वाली चीज है। तो जैसे मानो इनिशियली 0 1 2 इस तरीके का मेरा एरे है। सम स्टार्टिंग में मेरा था 0 प्लस इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। तो सम स्टार्टिंग में 0 था। अब मेरे को यहाँ पर एरे आई की वैल्यू लेनी है, तो एरे आई मेरा लूप 0 है तो 0, तो 0 + 0 सम प्लस आई इज इक्वल टू, मतलब हो गया कि 0, सम मेरा क्या था, सम देखो ये जो सम प्लस इज इक्वल टू आई है, इसका मतलब सिंपल होता है कि सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एरे आई। इसका सिंपल सा इतना सा मतलब होता है कि सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एरे आई। तो यहाँ पर मेरा कोई भी एरे था, स्टार्टिंग में 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, कुछ ऐसे था। मैंने इनिशियली आई मेरा 0 था, तो मैं 0 प्लस एरे आई की वैल्यू, मतलब एरे 0 की वैल्यू भी मेरी 0 ही है, तो मेरा आंसर 0 ही स्टोर हुआ सम में। फिर सम मेरा 0 था, एरे आई क्या हो गया, मेरा 1 हो गया। एरे 0 की जगह पर 1 हो गया, इंडेक्स अपडेट होगा, तो एरे आई क्या हो गया, 1। 0 + 1 क्या होता है, 1। ये सब तो आता होगा। चलो मैं जल्दी से आगे पढ़ा देती हूँ। ओके, मेरा कितना बचा है, ओके 35 पेजेस, लाइक 10 मोर पेजेस, ज्यादा नहीं है, कर लोगे, चिंता मत करो, हो जाएगा। मैं कवर करवा दूंगी तुम लोगों को, बस तुम्हें देखने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो ये फंक्शंस क्लियर हो गया ना, इस तरीके से फंक्शंस बनते हैं। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टर्स एंड प्रोटोटाइप्स। कंस्ट्रक्टर्स मतलब कुछ कंस्ट्रक्ट करना। तो कंस्ट्रक्टर एक तरह के फंक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं विद सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, एक तरह के फंक्शंस ही होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या बना पाते हैं, नए नए ऑब्जेक्ट्स। और ये ऑब्जेक्ट्स हमारे बनते हैं न्यू कीवर्ड की हेल्प से। न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम कंस्ट्रक्टर्स को बनाते हैं। अब देखो, ऑब्जेक्ट तुमने पढ़ा है, अभी हमने थोड़ा सा ऑब्जेक्ट की बात की थी। यहाँ पे देखो, अगर मुझे एक फंक्शन को एज अ कंस्ट्रक्टर बनाना है, मैंने एक फंक्शन ले लिया पर्सन, उसके अंदर मैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसकी एज डाल रही हूँ कि ये 3 मेरे को आर्गुमेंट्स मिलेंगे। तो जब मेरा फंक्शन के अंदर दिस डॉट फर्स्ट नेम कॉल होगा तो फर्स्ट नेम आ जाएगा, लास्ट नेम कॉल होगा तो लास्ट नेम आ जाएगा, और एज में एज चलिए पता लग जाएगी। मतलब ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया फंक्शन नाम का, जिसके पर्सन के अंदर लोग मेरे को वैल्यूज देंगे अपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज नेम की। तो मैं बोल रही हूँ कि जब भी पर्सन डॉट फर्स्ट नेम कॉल हो तो फर्स्ट नेम दे दो, पर्सन डॉट लास्ट नेम कॉल हो तो लास्ट नेम दे दो, एज हो तो एज कॉल दे दो। अगर मेरे को एक पर्सन को उसके पूरे नाम से बुलाना है तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगी जिसमें मैं लिखूंगी कि मेरे को रिटर्न कर दो पर्सन का पहला नाम प्लस थोड़ा सा गैप देके उसका लास्ट नेम। तभी तो मैं किसी इंसान को उसके पूरे नाम से बना पाऊंगी। उसने मेरे को ये तो फंक्शन के अंदर वैल्यूज दे दी। अब मैं चाहती हूँ कि फुल नेम चाहिए अगर, तो मैं फंक्शन बना देती हूँ कि मेरे को रिटर्न कर दो पहला नाम प्लस लास्ट का नेम। तो ये तो हो गया फंक्शंस। अब कंस्ट्रक्टर्स बनाने के लिए मैंने बोला हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिनके अंदर हम वैल्यूज डालते हैं। तो यहाँ पर सपोज मेरा एक पर्सन 1 है, ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, एक पर्सन 1 है। पर्सन 1 का मेरे को फर्स्ट नेम बनाना है, मतलब पर्सन 1 में मेरे को फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, और एज देनी है, ये सब दूंगी। एंड फिर जब ये फंक्शन कॉल होगा मुझे उस पर्सन का पूरा नाम मिल जाएगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट को हम कैसे बनाएंगे, न्यू कीवर्ड का यूज करके। न्यू कीवर्ड का यूज करा, अब पर्सन के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज चाहिए था, तुमने पर्सन को कॉल करा, क्योंकि जो तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो वो इस फंक्शन के लिए बना रहे हो। ठीक है, फिर जॉन डोए और 30 लिख दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ये। आई होप क्लियर हो गया होगा।
आई विल ट्राई माय बेस्ट कि लेजेंड में इस वीडियो को ना 10 बजे तक अपलोड कर दूं बस। ये वाली चीजें मैंने एक तो पढ़ाई हुई थी तुम लोगों को पहले भी, पर फिर मैंने पढ़ा दी कि कहाँ घूमोगे 10 जगह। ठीक है। अब होता है प्रोटोटाइप। जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स के पास एक प्रोटोटाइप होता है। ठीक है। जहां से वो दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट कर सकता है। तो प्रोटोटाइप में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके पास प्रोटोटाइप होता है, जिसकी वजह से वो दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर पाता है। प्रॉपर्टीज प्रोटोटाइप इनहेरिट अलाउज ऑब्जेक्ट टू शेयर फंक्शनैलिटी। मतलब दो, सपोज दो अलग अलग मेरे पास क्या है ऑब्जेक्ट्स है, अगर वो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं तो वो सब क्या होगा, प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस अलाउड होती है। ठीक है। जैसे सपोज मैंने एक जावास्क्रिप्ट बनाई, उसके अंदर मैंने लिखा पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट ग्रीट फंक्शन हेलो दिस नेम। मतलब इस तरीके से हम हमें प्रोटोटाइपिंग बनानी है, अगर कि हमें दूसरे ऑब्जेक्ट का डेटा वगैरह कुछ भी लेना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर डाल दूंगी पर्सन डॉट प्रोटोटाइप और ग्रीट, क्योंकि मानो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था ग्रीट वाला। ठीक है। मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ था ग्रिड, अच्छा यहाँ पर नहीं था, कहीं मैंने तुम्हें आई गेस बताया था ग्रिड वाली चीज। बट जो भी है, अगर तुम्हें प्रोटोटाइप बनाना है तो सिंपली किसी फंक्शन के लिए बनाना है, वो मतलब जिस फंक्शन का तुम्हें सब कुछ कॉपी करना है उस फंक्शन का नाम लिख देना, डॉट प्रोटोटाइप डाल देना और क्या क्या चीजें थी वो सब डाल देना और उनको डायरेक्ट प्रिंट करवा देना। तो प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का सब कुछ कॉपी कर रहा है। अब प्रोटोटाइप चेन, देखो प्रोटोटाइप चेन क्या होती है, ऑब्जेक्ट इनहेरिट फ्रॉम देयर प्रोटोटाइप विच कैन इनहेरिट फ्रॉम देयर प्रोटोटाइप। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो किसी और के प्रोटोटाइप से ले रहा है, वो किसी और के मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो किसी और ऑब्जेक्ट का कंटेंट ले रहा था, फिर वो ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट का कंटेंट ले रहा था, तो ऐसे करके एक चेन चल रही है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक है कि हाउ कैन यू, ये आईपीयू का पीवाईक्यू है कि एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से कैसे क्रिएट करोगे, जब भी कंस्ट्रक्टर आएगा तुम्हें एक फंक्शन बना देना है, जब भी कंस्ट्रक्टर आएगा यू कैन जस्ट सिंपली मेक अ फंक्शन। ठीक है। उसके अंदर ऐसा करके थोड़ी बहुत चीजें डाल देनी है, एंड कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए तुम्हें उस फंक्शन का नाम लिखना है वो पड़ेगा। सबसे पहले तो तुम्हें जो ऑब्जेक्ट बनाना है, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर न्यू कीवर्ड लगाना है। जब तक न्यू कीवर्ड नहीं लगाओगे कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा। अब कौन सी चीज के लिए तुम्हें चाहिए, ये जो तुम्हारा फंक्शन नेम है उसके लिए तुम्हें चाहिए, तो फंक्शन नेम का था कार डाला एंड बाकी ऑब्जेक्ट्स डाल दिए जो जो चाहिए। यहाँ पर लो, टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन यू डिफाइन अ फंक्शन दैट इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी यूजिंग दिस कीवर्ड। यहाँ पर हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं, यहाँ पर दिस डॉट मेक लिखना है, दिस डॉट मॉडल लिखना है, दिस कीवर्ड्स का यूज करते हैं। और फिर फंक्शन बनाने के लिए हम बाद में न्यू कीवर्ड का, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम बाद में न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। अब आता है डॉम। डॉम मैंने तुम्हें अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक है। डॉम में क्या होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो गया। मैं बस इसको ना रीड कर देती हूँ जल्दी से इसे। तो डॉम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। द डॉम इज अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर एचटीएमएल एंड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स। एक इंटरफेस है एचटीएमएल और एक्सएमएल दोनों डॉक्यूमेंट्स के लिए। इट रिप्रेजेंट द पेज एज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। और जावास्क्रिप्ट में डॉम की हेल्प से हम एचटीएमएल के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। देखो मैंने तुम्हें आईडीज बताया था, क्लासेस बताया था, एंड इन्हीं आईडीज क्लासेस को हम एक्सेस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉम। तो डॉम की हेल्प से डॉक्यूमेंट है वो पूरा, डॉक्यूमेंट की हेल्प से अगर तुम्हें किसी चीज को एक्सेस करना है तो तुम लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट, अगर तुम्हें, मेरा एक पैराग्राफ था जिसकी आईडी थी कुछ भी, और तुम्हें उस आईडी के उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को एक्सेस करना है, तो तुम लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट, मुझे एलिमेंट चाहिए ना अपने एचटीएमएल का, सो डॉक्यूमेंट डॉट मेरे को एलिमेंट चाहिए, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी चाहिए, तो मैं सिंपली लिख दूंगी बाय आईडी, ये वाली पूरी लाइन। और आईडी क्या थी उस एलिमेंट की, सपोज मेरी आईडी थी उस एलिमेंट की पैराग्राफ। तो जो भी मेरा, तो ये क्या करेगा कि इससे क्या हुआ, जब मैंने ये डाला तो इससे क्या हुआ, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसमें आईडी है पैराग्राफ, और इनके लिए हम ये वाली चीज। अब देखो इससे हुआ क्या कि जैसे ही मैं ये लिखूंगी मेरा एचटीएमएल के अंदर डॉक्यूमेंट के ये बन जाएगा, डॉम बन जाएगा सारा डेट, ये ऐसा डॉम बन गया। अब इसमें ये स्कैन करेगा कि ये जो आईडी थी वो पी आईडी किसकी है, पी आईडी इस वाले की है, अच्छा तो ये अपडेट होगा। इस तरीके से होता है, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। अब एलिमेंट्स को मतलब डॉम में क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम,
गेट एलिमेंट बाय क्वेरी सिलेक्टर, ये सारी चीजें होती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये अच्छा यहाँ पर वेब ब्राउजर, हम्म, हाँ डॉम मैंने पढ़ा दिया। हाँ, अब यहाँ पर अलग अलग चीज होती है देखो। जैसे तुम्हें अगर किसी पेज के पूरे HTML कंटेंट को एक्सेस करना है, उसके लिए तुम डालोगे एलिमेंट डॉट इनर HTML। ठीक है, कुछ स्टाइल्स चेंज करनी है तो एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी। अगर कुछ सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट चाहिए तो एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट। इतना समझ आ गया। उसके बाद वेब ब्राउजर के इन्वायरमेंट को देखते हैं। अभी तक हम नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें पढ़ रहे थे। अब मानो अगर मुझे विंडोज के बारे में कुछ चाहिए, विंडोज के बारे में कुछ चाहिए, विंडोज है, विंडोज की सपोज मेरे को अपनी लोकेशन चाहिए, तो विंडोज डॉट लोकेशन में डाल दूंगी। इससे मेरा जो करंट यूआरएल है वो रिटर्न हो जाएगा। अगर मैं विंडो विंडो डॉट हिस्ट्री डालती हूँ अपने यहाँ पर कंसोल टैग में, तो मेरी जो भी ब्राउजर हिस्ट्री है वो मैं एक्सेस कर सकती हूँ। ये कुछ चीजें होती हैं जहां से हम विंडोज तक को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। ठीक है, विंडो डॉट अलर्ट डालूंगी तो मेरी विंडोज पे एक अलर्ट मैसेज आएगा। ठीक है, जहां पे मेरा डॉक्यूमेंट खुला होगा वहां पर एक विंडोज डॉट अलर्ट डालने पे अलर्ट मैसेज आएगा। विंडोज डॉट प्रॉम्प्ट की हेल्प से हम कुछ भी एज अ डायलॉग बॉक्स की तरह डायलॉग दे सकते हैं। प्रॉम्प्ट जैसे मैंने विंडोज डॉट प्रॉम्प्ट डाला था कहीं पर कोड में, मानो हाय, तो यहाँ पर मेरा अपने आप ही एक हाय लिखकर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो देखो इस तरीके से होता है। तो अगर मैं विंडोज डॉट अलर्ट डालूंगी तो मेरी जो ब्राउजर है वहां पर एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि कुछ हो रहा है। विंडोज डॉट कंफर्म करके मैं यूजर से लेती हूँ कि जैसे कभी कभार बोलते हैं ना, जैसे अगर मैं इसको ये देखो यहीं पर सिखाती हूँ, रिफ्रेश करूंगी, इसने मुझे पूछा नहीं, वही ना पूछा जाता है दैट आर यू श्योर यू वांट टू रिफ्रेश दिस पेज, फिर एक ऑप्शन आएगा कंफर्म का, एक ऑप्शन आएगा कैंसिल का, वो सारी चीजें होती हैं। तो ये सब हम किससे करवाते हैं, विंडोज डॉट, अगर मुझे, रुको एक सेकंड में अपना वहीं पर पेज, हाँ, तो अगर मैं डाल रही हूँ, कहाँ थी मैं, हाँ, अगर मैं विंडोज डॉट कन्फर्म डाल रही हूँ तो ऐसा कन्फर्म आता है कि आर यू श्योर यू वांट टू कन्फर्म दिस, आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज दिस। ये सारा टैग्स तुम्हें ब्राउजर्स पे भी लाइक अपने वेब पेजेस पे भी देखे होंगे आते हैं, तो ये सब विंडोज डॉट कन्फर्म्स की वजह से होता है। उसके बाद आते हैं इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है, ये कुछ एक्शंस होते हैं जो परफॉर्म होते हैं जब कोई चीज हो रही हो। जैसे ये बटन है और ये पैराग्राफ है, मैं चाहती हूँ बटन क्लिक हो ना, तो इस पैराग्राफ में हाई की जगह पर हेलो आ जाए, हाई की जगह पर हेलो आ जाए। ठीक है, तो ये इवेंट है, ये मैं चाहती हूँ कि कोई एक्शन हो जब कोई चीज हो रही है, बटन के क्लिक होने पे मैं कोई चीज करवाना चाहती हूँ। ठीक है, तो दिस इज नोन एज योर इवेंट्स। सो इवेंट्स आर एक्शंस और अकरेंस दैट हैपेंस इन द ब्राउजर। अभी हम कैसे करवाएंगे, सबसे पहले मैं सपोज मैं चाहती हूँ कि बटन के क्लिक करने पे कोई चीज फंक्शन हो, तो मैं बटन को सिलेक्ट करूंगी अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। सिलेक्ट करने के लिए मैं उसकी आईडी, मानो उसकी आईडी भी बटन है, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगी कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई बटन नाम से उसकी आईडी थी। ये मेरा बटन सिलेक्ट हो गया, चलो सिलेक्ट हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें मैं एक इवेंट लिसनर लगाऊं कि जब मेरा बटन क्लिक हो तो एक एक्शन परफॉर्म हो। तो इसके लिए मैंने लगाया डॉट एड इवेंट लिसनर, कि जैसे ही मैं पहले बटन को सिलेक्ट करूंगी अब मैं एक इवेंट लगाना चाहती हूँ, ये चीज हुई तो ये हुई, तो इसके लिए डॉट एड इवेंट लिसनर लगा दिया। अब इवेंट लिसनर के अंदर मैं कोई चीज दूंगी कि ये इवेंट लिसनर कब वर्क करेगा, जब मेरा बटन क्लिक होगा। जब मेरा बटन क्लिक होगा तो एक फंक्शन चलेगा जो बोलेगा अलर्ट बटन इज क्लिक्ड। मानो ये समझ आ गया कि मैंने एक बटन लिया था, मानो उसकी आईडी थी माय बटन। अब मैं चाहती, यहाँ पर ये एग्जांपल अलग था बट मैं इसी के पर्सपेक्टिव से समझा रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि बटन पे क्लिक करने पे एक मैसेज आए अलर्ट का कि तुम्हारा बटन क्लिक हो गया है। तो मैं ये चाहती हूँ। ठीक है, अब मेरा जो HTML का कोड है, वो तो मतलब ये जो बटन है वो तो HTML के अंदर है और जावास्क्रिप्ट के अंदर से मेरे को एक्सेस करना है, तो एक्सेस डायरेक्ट थोड़ी होगा, कुछ है थोड़ी एक्सेस करने के लिए। इसीलिए हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैंने आईडी ले ली, बटन की आईडी क्या थी, माय बटन थी, तो बटन की आईडी थी माय बटन। अब मैं उसमें इवेंट लिसनर बुला रही हूँ, क्या बुला रही हूँ, इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर कब बटन वर्क करेगा, जब बटन क्लिक होगा। क्लिक होगा तो एक फंक्शन चला दो कि अलर्ट कर दो बटन क्लिक हो चुका है। देखो ये जो इवेंट लिसनर के बाद ना ब्रेसेस में कंफ्यूज नहीं होना, ब्रेस एक ऐसा होगा, ऐसा होगा, उसके अंदर सॉरी ब्रैकेट एक ऐसा होगा जहां पर तुम अपनी कंडीशन लिखोगे एंड देन क्या करना है, उसके बाद तुम फंक्शन बनाओगे पहले,
ब्रेस ये ब्रैकेट डायरेक्ट क्लोज मत कर देना। फंक्शन बनाने के लिए हम ऐसे बनाते थे फंक्शन, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट देते थे एंड देन ऐसे करके ब्रेसेस का यूज करते थे, ये होगा एंड ये जो ब्रैकेट है ये लास्ट वाला इधर क्लोज होगा। ठीक है, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम अगर वैसे करते हो या फिर एग्जाम में भी ध्यान रखना यार, पता नहीं चलता ना कि टीचर कब किस चीज पर नंबर काट दे। ठीक है, ये सब समझ आ गया। अभी मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवा रही। ठीक है, फॉर्म्स एंड वैलिडेशंस, तो फॉर्म के लिए भी हम वैलिडेशंस जब लेते हैं तो वो हम जावास्क्रिप्ट से लेते हैं। एचटीएमएल से मैंने फॉर्म्स बना लिए और एचटीएमएल के एलिमेंट्स की हेल्प से, सॉरी जावास्क्रिप्ट के एलिमेंट्स की हेल्प से हमने एक्सेस भी कर लिए। अब अगर मुझे वैलिडेशन करना है कि ये फॉर्म है, ये सबमिट कर दूं या फिर ये वाली चीज मैं करेक्ट कर दूं, तो ये सब हम करवाते हैं जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, तो सपोज मैंने एक फॉर्म बनाया जिसकी आईडी माय फॉर्म थी, तो मैंने बोला कि जो मेरा एलिमेंट था माय फॉर्म वाला, अब वो मेरा फॉर्म बन गया। अब मेरे को उसके यूजर नेम की वैल्यू निकालनी है, फॉर्म के अंदर किसी ने जो भी अपना यूजर नेम डाला था उसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं अब क्लिक करूंगी कि जो भी मेरा फॉर्म है डॉट, क्योंकि फॉर्म के अंदर मैंने किसकी वैल्यू स्टोर करवा दी है, जो मेरा एचटीएमएल के अंदर फॉर्म था, तो फॉर्म डॉट यूजर नेम वैल्यू, और ऐसा करके मेरे को फॉर्म के अंदर की यूजर वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो फॉर्म में भी कुछ कुछ अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जैसे ऑन सबमिट की फॉर्म, जब मैं ऑन सबमिट वाला इवेंट करूँ तो वो वाली चीज सबमिट हो जाए, ऑन चेंज करो तो कोई डिटेल चेंज हो जाए, ऑन क्लिक करो तो कोई एलिमेंट क्लिक हो जाए, ये सारी चीजें भी होती हैं। उसके बाद आता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब किसी डेटा को देखना कि वो कितना ठीक है, क्या क्या है। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होते हैं कि अगर हमें क्लाइंट की कुछ चीजों को वैलिडेट करना है, चेक करना है, जैसे उसने पासवर्ड लगाया, हम चेक करना चाहते हैं पासवर्ड की स्ट्रेंथ ठीक है कि नहीं। उसने ईमेल लिखा और मैं चेक करना चाहती हूँ कि ईमेल की फॉर्मेटिंग यही हो, उसने तो फॉर्म में भर के दे दिया ईमेल। अब अगर मेरे को पता है कि ईमेल्स के अंदर वो नंबर्स भर के दे रहा है, मतलब उसका डेटा गलत है। तो ये सारी चीजों को चेक करना फॉर्म्स में, इसी को हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन बोलते हैं। यानी कि फॉर्म के डेटा को पहले ही वैलिडेट कर देना, चेक कर देना सबमिशन से पहले ही, उसको क्लाइंट साइड वैलिडेशन बोलते हैं। जैसे क्या क्या चेक कर सकते हैं, ईमेल की फॉर्मेट, पासवर्ड कितना स्ट्रेंथ बनाए, ये सारी चीजें कैसे चेक करेंगे। फंक्शन वैलिडेट फॉर्म, जैसे मैंने यहाँ पर एक यूजर नेम बनाया डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, मैं चाहती हूँ कि जो यूजर नेम है इसकी वैल्यू ये ले ली। अब यहाँ पर हम ना ट्रिपल चेक करते हैं, जैसे मैंने वो बताया था ना, ट्रिपल चेक नहीं, लाइक ये तो है, ये तो होता है कि प्रॉपर इक्वल, और तीन मतलब बहुत स्ट्रांगली इक्वल होना चाहिए। तो अगर मेरा यूजर नेम बहुत स्ट्रांगली इक्वल है किसी भी इस चीज के, तो अलर्ट कर दो यूजर नेम मस्ट बी फिल्ड आउट, यानी कि अगर स्ट्रांगली किसी ने यूजर नेम खाली छोड़ दिया, ये मतलब एम्प्टी, अगर यूजर नेम स्ट्रांगली किसी ने खाली छोड़ दिया तो उसको ना एक मैसेज पास करो कि यूजर नेम फिल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, किसी ने फॉर्म सबमिट करने से पहले मानो यूजर नेम एम्प्टी भेज दिया, तो मुझे पता है, मेरे पास अभी नहीं आया बट मेरे को पता है कि इसने फॉर्म में कुछ गड़बड़ की है, तो मेरा फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। ये होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन। ठीक है, सो इफ यूजर नेम किसी ने एम्प्टी डाल दिया तो अलर्ट करवा दो यूजर नेम मस्ट बी फिल्ड आउट। समझ आया, आगे बढ़ते हैं। ये क्या, ये क्या हो गया, हटो। ओके, वैलिडेट इफ एन इनपुट फील्ड इज एम्प्टी यूजिंग इन जावास्क्रिप्ट, ये मैंने अभी तुम्हें करवाया। अगर इनपुट फील्ड के लिए चेक करना है तो सबसे पहले तुम एक फंक्शन बना दोगे कि भाई वैलिडेट, अब इनपुट फील्ड में जो भी तुम्हारा फॉर्म था उसका जो भी इनपुट एलिमेंट था तुम उसको एक्सेस कर लोगे। चेक करोगे कि अगर इनपुट फील्ड की वैल्यू स्ट्रांगली बराबर है, मतलब स्ट्रांगली ऐसे है, इसका मतलब तो ब्रेसेस ही है ना, बस अंदर तो कोई वैल्यू आई नहीं, तो यही कर दो कि इनपुट एम्प्टी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जीएसपी फंडामेंटल्स। आई गेस तुम्हारा ना मोस्टली 37 पेजेस पे है हम, 37, ओके जस्ट 10 पेजेस मोर, यू कैन, यू कैन डू दिस, ओके। सो जीएसपी पढ़ते हैं, जीएसपी फंडामेंटल सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट। जेसी जेसीपी बोल रही हूँ, जीएसपी होता क्या है, जावा सर्वर पेज, जावा सर्वर पेज, ये एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से डेवलपर्स डायनामिक वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द जावा सर्वलेट टेक्नोलॉजी। जीएसपी पेज में एचटीएमएल का मार्कअप होता है, लेकिन यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की जगह एम्बेडेड जावा कोड होता है। जीएसपी के अंदर जावास्क्रिप्ट नहीं होता, इसमें एचटीएमएल होता है एंड एम्बेडेड जावा कोड होता है। ठीक है, जब एक तरीका हो गया जावास्क्रिप्ट से यूज करने का, और तुम जावा से भी ये जावा को भी ऐसे जावास्क्रिप्ट की तरह यूज कर सकते हो, तो उसी को जेएसपी बोलते हैं। यानी कि जिन एचटीएमएल पेजेस के अंदर जेएसपी जावा एम्बेडेड है
उसको हम बोल रहे हैं जेएसपी पेजेस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके हेल्प से बेनिफिट्स क्या होते हैं कि हम HTML और जावा को प्रॉपर सेपरेट कर पा रहे हैं, रीयूज कर पा रहे हैं कोड को, एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और डायनेमिक है। उसके बाद आता है जेएसपी वर्सेस सर्वलेट। सर्वलेट क्या होता है, जावा की कुछ क्लासेस होती हैं जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज को हैंडल करती है, और जेएसपी क्या होता है, देखो, सर्वलेट इज लाइक एचटीटीपी के कुछ चीजों को हैंडल करना, जबकि जेएसपी उस पेज के अंदर एम्बेडेड है। सर्वलेट क्या कर रही है, हैंडल कर रही है एचटीटीपी को, जबकि जेएसपी उसके अंदर ही एम्बेडेड है, जिसकी हेल्प से हम आसानी से कोड्स को लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। डायरेक्टिव्स, द एनाटॉमी ऑफ अ जेएसपी पेज। डायरेक्टिव, डिक्लेरेशन, स्क्रिप्टलेस एक्सप्रेशन, एक्शन, कमेंट, टेम्पलेट, डेटा। देखो क्या होता है डायरेक्टिव, कंट्रोल द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द जेएसपी पेज। तो जो जेएसपी पेज का क्या काम होगा कि पेज का पूरा बिहेवियर देखे, जैसे पेज लेवल एट्रीब्यूट्स हो, इंक्लूड बाकी फाइल्स करे, डिक्लेरेशन वेरिएबल एंड मेथड्स, स्क्रिप्टलेस मतलब एम्बेडेड जावा कोड ब्लॉक्स। इसको मैं अभी के लिए छोड़ देती हूँ, मेरा थोड़ा है कि तुम्हें जल्दी 10 बजे तक बस वीडियो दे दूँ। सो एक्सप्लेन द जेएसपी लाइफ साइकिल। जेएसपी की लाइफ साइकिल क्या होती है, जेएसपी जावा एम्बेडेड कोड होगा जिन वेब पेजेस के अंदर। लाइफ साइकिल क्या होगी, सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे जेएसपी के कंटेनर्स को पेजेस के अंदर एज अ सर्वलेट क्लास। जो भी जेएसपी जावा का कंटेंट था उसको हमने ट्रांसलेट करा जेएसपी पेजेस को। JSP containers translate the JSP pages into a servlet class। सर्वलेंट हमने भी पढ़ा कि जो भी जावास्क्रिप्ट का इमीडिएट कोड था उसको फिर HTTP सर्वर्स में भेजेगा। मैं गला खराब होने लग गया। द सर्वलेट क्लास इज कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड क्लास। सर्वलेट क्लास फिर बाइट कोड क्लास में कंपाइल होगी। कंपाइल सर्वलेट क्लास लोड होगी वेब कंटेनर में, एंड देन instances of the servlet class created and JSP init method is called to initialize the servlet। फिर रिक्वेस्ट हैंडल होगी और डिस्ट्रक्शन होगा। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी मैं बस रेडी कर रही थी, समझाते हो तुम्हें। देखो सबसे क्या पहले क्या होगा, जेएसपी की लाइफ साइकिल क्या होगी। तुम्हारे पास जेएसपी था, जावा एम्बेडेड कोड था, कंटेनर था, उसको ट्रांसलेट करा सर्वलेट में। सर्वलेट क्लास ने उसको फर्दर ट्रांसलेट करा इसमें बाइट कोड में। जेएसपी सबसे पहले ट्रांसलेट हुई सर्वलेट में इस मेथड को फर्स्ट मेथड ट्रांसलेशन, देन ये कंपाइल हुई बाइट कोड में। इस बाइट कोड को वाले प्रोसेस को बोला कंपाइलेशन, इसको ट्रांसलेशन, इसको कंपाइलेशन। उसके बाद ये जो बाइट कोड से ये हमें एक वेब कंटेनर देंगे। ये जो बाइट कोड से ये वेब कंटेनर देंगे, इसको बोलेंगे क्लास लोडिंग। देन यहीं से वेब कंटेनर से दोबारा से सर्वलेट क्रिएट होगा। ठीक है, जेएसपी से सर्वलेट, सर्वलेट से बाइट कोड से दोबारा सर्वलेट क्लास कंपाइल होके हमें वेब कंटेनर दे रही है। इंस्टेंस ऑफ द सर्वलेट क्लास इज क्रिएटेड, सर्वलेट क्लास दोबारा क्रिएट हुआ। देन हम जेसीपी को इनिशियलाइज करेंगे सर्वर से, एंड देन जेएसपी की रिक्वेस्ट हैंडल करेंगे और जेएसपी को डिस्ट्रॉय करेंगे। ये रिक्वेस्ट होती है। सबसे पहले जेएसपी किस में जाएगा, सर्वलेट में, सर्वलेट बाइट कोड में, बाइट कोड अगेन सर्वलेट क्लास में, देन सर्वलेट क्लास से फिर हम जेएसपी को इनिट कर रहे हैं। इनिट करने के बाद जेएसपी की सर्विसेज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एंड देन जेएसपी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। रिक्वेस्ट मतलब देखो पहले था जेएसपी था, कन्वर्ट हुआ सर्वलेट में, सर्वलेट से बाइट कोड में, बाइट कोड से वेब पेज में आया, वेब पेज से अब हमें जेएसपी को वेब पेज के अंदर इम्बेडेड करना था, तो वेब पेज से हम जेएसपी को दोबारा इनिट करेंगे सर्वलेट से, सर्वलेट क्लास क्रिएट होगी, उसके बाद जेएसपी को इनिट करेंगे, जेएसपी की सर्विसेज को रिक्वेस्ट करेंगे एंड जेएसपी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। समझ आ गया, नहीं आया तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो मैंने देन पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आता है जेएसपी प्रोसेसिंग एंड डायरेक्टिव।
When a client requests a JSP page, the JSP container performs the following steps. अगर क्लाइंट JSP के पेज को मांग रहा है तो JSP क्या करेगा, कुछ फॉलोइंग स्टेप्स करेगा, जैसे ट्रांसलेशन, कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन एंड रिस्पॉन्स. द JSP पेज इज ट्रांसलेटेड इनटू अ जावा. मतलब अगर कोई भी JSP के को अगर कोई क्लाइंट है जो JSP पेज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सबसे पहले JSP जो होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है. ठीक है, किसमें, जावा सर्वलेट क्लासेस में. हमने भी देखा अभी स्टेप्स में कि जो JSP होता है वो ट्रांसलेट होता है सर्वलेट में, सर्वलेट फिर बाइट कोड में होता है, बाइट कोड फिर सर्वलेट में होता है, देन JSP में होता है, एंड JSP फिर किस में होता है, JSP से हम उसकी सर्विसेज लेते हैं, इनिट करते हैं पहले, फिर सर्विसेज लेते हैं, देन डिस्ट्रॉय करते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही अगर कोई यूजर है जिसको JSP चाहिए तो सबसे पहले वो ट्रांसलेट हो जाएगा, देन कंपाइल होगा बाइट कोड में, फिर सर्वलेट एग्जीक्यूट होगा और हमें कंटेंट देगा, और इसी तरीके से हम उसको अपने वेब पेजेस पे ले पाएंगे. समझ आ गया. उसके बाद JSP डायरेक्टिव, ये मैं अभी छोड़ रही हूँ. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, PYQs में आया था. ओके, सो डायरेक्टिव क्या होता है. डायरेक्टिव प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शंस. JSP के कंटेनर में, JSP के कंटेनर में कुछ भी इंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, वो उसका मतलब है डायरेक्टिव. सो JSP इज लाइक जावा एम्बेडेड चीज, उसके अंदर जो भी चीजें हो रही है, डायरेक्टिव मतलब डायरेक्ट करना, इंस्ट्रक्शंस देना, ऐसे याद कर लो. इसका सिंटेक्स क्या होता है, ये परसेंटेज एट द रेट डायरेक्टिव एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू जो भी देना है. ठीक है, अब देखो कौन कौन से डायरेक्टिव्स के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आते हैं. डायरेक्टिव के अंदर हम लैंग्वेज बता सकते हैं कि जावा है, कंटेंट दे सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं, एरर पेज, सेशन एक्सपायर, बफर, ये सारी चीजें करवा सकते हैं. लैंग्वेज स्पेसिफाई द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्पेसिफाइज द कंटेंट टाइप ऑफ द रिस्पॉन्स. इंपोर्ट, अगर मैं डायरेक्टिव के अंदर इंपोर्ट एट्रीब्यूट बता रही हूँ, मतलब मैं उसके अंदर जावा के पैकेजेस और पैकेजेस को इंपोर्ट करना चाहती हूँ. एरर पेज, स्पेसिफाई द एरर पेज टू बी डिस्प्लेड, जो भी एरर पेज दिखेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा. मतलब एक डायरेक्टिव कुछ इस तरीके का होता है जो डायरेक्ट करेगा, यानी कि बेसिकली इंस्ट्रक्शंस पर प्रोवाइड करेगा JCP कंटेनर, JCP क्यों बोल रहा हूँ मैं, JSP कंटेनर को. एंड डायरेक्टिव को हम इंक्लूड कैसे करते हैं, ये देखो, ये सिंटेक्स सेम रहेगा. परसेंटेज का सबसे पहले ये लेस देन, परसेंटेज एट द रेट, उसके बाद तुम्हें जिस भी डायरेक्टिव फाइल को जिसको भी इंक्लूड करना है, इंक्लूड फाइल, फाइल नेम, इस तरीके से. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एक्सप्लेन द यूज ऑफ पेज डायरेक्टिव. पेज डायरेक्टिव का काम क्या है, एंड इसके बाद आई गेस थोड़ा ही बचा है. पेज डायरेक्टिव इन JSP आर यूज टू सेट पेज लेवल एट्रीब्यूट्स. पेज लेवल एट्रीब्यूट्स को सेट करने के लिए यूज होता है, कंट्रोल करने के लिए यूज होता है. ये जो पेज डायरेक्टिव है ये पूरे JCP के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है. अब यार ये इतना तुम समझ लेना. ठीक है, कितना बचा है. ओके, थोड़ा सा ही है आई गेस. हम कहाँ पर हैं अभी. हम्म JSP डायरेक्टिव समझ आ गया ना. जावास्क्रिप्ट के कंटेंट वगैरह को देखता है, और पेज डायरेक्टिव भी सिमिलर सा होता है. उसके बाद आता है डिक्लेरेशन, एक्सप्रेशन, स्क्रिप्टलेट्स. स्क्रिप्टलेट्स क्या था, मैंने बताया, जो जावा कोड होता है उसको हम स्क्रिप्टलेट्स में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, ऐसे कन्वर्जन चलते हैं. और स्क्रिप्टलेट्स मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जो हमारे कुछ HTTPS समथिंग होता है. देखो होता क्या है, scriptlet used to declare variables and methods that will be available throughout the JSP page. JSP पेज के अंदर जो भी मेथड्स वगैरह होंगे, जो भी होंगे, वो सब पहले से किसके अंदर होंगे, स्क्रिप्टलेट के अंदर. किसके अंदर होंगे, स्क्रिप्टलेट के अंदर. और ये जो स्क्रिप्टलेट होता है, ये जो JSP होता है, इनको डिक्लेयर करने का ऐसे करो और इसके अंदर फिर अपनी चीज को डिक्लेयर कर दो. तो स्क्रिप्टलेट इज लाइक जो भी चीज होगी, मतलब वेरिएबल्स वगैरह, मेथड्स, जो भी JSP के अंदर है वो सब हमें स्क्रिप्टलेट पर मिलेंगे. ठीक है, इसको बनाया इस तरीके से, जैसे इंट काउंटर इज इक्वल्स टू 0, पब्लिक डॉट स्ट्रिंग गेट रिटर्न हेल्प फ्रॉम जावास्क्रिप्ट. इस तरीके से तुम इसको बनाते हो. फिर एक्सप्रेशंस यूज टू आउटपुट द रिजल्ट ऑफ अ जावा एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन की हेल्प से क्या कर सकते हो, जो भी तुम्हारा जावा का रिजल्ट आएगा उसको तुम डायरेक्टली HTML के आउटपुट में दे सकते हो. एक्सप्रेशन इज यूज कि जो भी तुम्हारा जावा का रिजल्ट आएगा उसको तुम HTML में दे सकते हो. Scriptlet used to embedded Java code blocks with JSP page. ठीक है, Scriptlets किसके लिए यूज हो रहा है, जावा कोड को एम्बेडेड करने के लिए इनटू JSP पेजेस.
देखो अगर क्वेश्चन आता है कि जेएसपी स्क्रिप्टलेट की मदद से तुम्हें प्रिंट हेलो वर्ड करना है, तुम्हें जेएसपी का सिंटेक्स मैंने पढ़ा दिया है, ये परसेंटेज प्रिंट एलन करना है तो आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ड एंड सिंपल, ये इस तरीके से होगा। अब आते हैं इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स। जावास्क्रिप्ट के अंदर इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? Implicit objects are predefined objects that are automatically available within JSP pages। तो implicit objects के अंदर जो प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होंगे, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जेएसपी पेजेस के अंदर। जैसे कुछ जो होंगे उनको हम स्ट्रिपलेट की मदद से डिफाइन करते हैं, कुछ प्रीडिफाइंड होते हैं, ठीक है, प्रीडिफाइंड होते हैं जेएसपी के अंदर, उनको हम इम्प्लिसिट प्रीडिफाइंड सॉरी क्या है, प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ना, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स। तो जो प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होता है उनको हम इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ये पहले से ही डिफाइन होते हैं जेएसपी के अंदर, और इनको हम लेते कैसे हैं? जैसे मुझे कुछ चीज रिक्वेस्ट करनी है, एचटीटीपी का रिक्वेस्ट करना है, रिस्पॉन्स के लिए मैं रिप्रेजेंट द एचटीटीपी रिस्पॉन्स सेशन, एप्लीकेशन आउट, पेज पेज कंटेक्स्ट, कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शन, ये सारे हमारे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स आर दोज objects that are predefined objects that are automatically available within the JSP pages. Examples are like request, response, session, application, ये सारी चीजें, ठीक है। अब सेशन ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है? हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट देखे, तो देखो सेशन क्या करता है? सेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंट करेगा ये यूजर के सेशन को। तो द सेशन ऑब्जेक्ट इन जेएसपी इज यूज टू मेंटेन यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। सेशन की मदद से हमें यूजर स्पेसिफिकेशन इंफॉर्मेशन पता चलती रहती है कि कितनी बार यूजर ने रिक्वेस्ट करा था, ठीक है, उससे हम यूजर के डेटा को स्टोर कर सकते हैं और रिट्राइव कर सकते हैं ताकि हमें यूजर का सेशन पता चलता रहे, ठीक है। जैसे लॉगिन कब करा था, शॉपिंग कार्ट्स क्या है, प्रेफरेंस क्या है, ये सारी चीजें। मतलब देखो सेशन इज लाइक हम यूजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है, जब वो लॉगिन कर रहा है और आ रहा है। उसके बाद आता है जावा बीन्स इन जेएसपी। जावा बीन्स इन जेएसपी, रीयूजेबल कंपोनेंट इन जेएसपी। देखो जावा के अंदर कुछ रीयूजेबल कंटेंट होता है, कुछ रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे फंक्शन होता है उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, ऐसे ही जावा के अंदर भी कुछ रीयूजेबल कंटेंट होता है जिसको हम जावा बीन्स बोलते हैं। इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता, गेटलर सेटलर्स होता है। जैसे अगर जावा के अंदर हमें जावा बीन्स को इम्प्लीमेंट करना है तो जावा डॉट आईओ सारी लाइजेबल ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो भी जावा बीन्स है इनके एक्शंस को तुम्हें यूज करना है, लेकिन ये तो रीयूजेबल होता है, इनको हम यूज करते रहते हैं, तो इनके एक्शंस को यूज करने के लिए मैं लिखूंगी जेएसपी यूज बीन, क्योंकि हम जावा बीन्स की बात कर रहे हैं, तो ये एक्शन से हम एक जावा बीन क्रिएट कर देंगे। जेएसपी यूज बीन आईडी बीन नेम क्लास पैकेज, ये कुछ इस तरीके से है। देखो ये जो यूज बीन होती है, जावा बीन्स होते हैं, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर भी एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे आईडी, क्लास और स्कोप, ठीक है। आगे मैं बढ़ती हूँ। मतलब जावा बीन्स तुम समझ लो कुछ रीयूजेबल जावा कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हीं को हम जावा बीन्स बोलते हैं। सेटिंग एंड गेटिंग बीन प्रॉपर्टी। देखो जावा बीन्स के अंदर तुम्हारी दो प्रॉपर्टीज होती है, सेटिंग एंड गेटिंग, ठीक है। जीएसपी सेट प्रॉपर्टी और जीएसपी गेट प्रॉपर्टी, जीएसपी सेट प्रॉपर्टी एंड जीएसपी गेट प्रॉपर्टी। जेएसपी सेट प्रॉपर्टी से क्या होगा, जावा बीन की वैल्यूज सेट हो जाएगी, और गेट से जावा बीन की जो भी वैल्यूज थी, प्रॉपर्टीज थी, वो तुम्हें रिट्राइव हो जाएगी। सेट मतलब कुछ सेट कर देना, गेट मतलब कुछ ले लेना, पा लेना, मिल जाना, ठीक है। तो जेएसपी सेट प्रॉपर्टी से जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो भी जावा बीन्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को तुम खुद से सेट कर सकते हो, उनकी वैल्यूज को, और जेएसपी गेट प्रॉपर्टी से तुम उनकी वैल्यूज को गेट कर सकते हो, ठीक है। हाउ टू यूज जावा बीन्स इन जेएसपी कुकीज एंड सेशन ट्रैकिंग, आई गेस ये थोड़ा सा है, मैं ना इसी को फटाफट कवर करवा देती हूँ। पीवाईक्यूज तुम्हें पीडीएफ में है, तुम एक बार खुद से पढ़ लेना, अभी मेरा आई गेस समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 ही बज गए हैं। 10 बजे तक तो मेरा गोल था, तुम्हें वीडियो दे देना, वरना फिर तुम कब कब ही पढ़ोगे, रात तक जग कर पढ़ोगे, या जो भी पढ़ भी पाओगे कि नहीं, या एंड सेम्स के लिए पढ़ोगे सीधा, जो भी है आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं ना अपलोड कर दूं यूनिट 2। ओके, कुकीज एंड सेशन ट्रैकिंग। कुकीज सुना है, खाने वाले नहीं, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी होता है कुकी।
वेब के अंदर भी कुकीज होता है। बोलते हैं ना दीज आर सेविंग योर कुकीज। सो कुकीज होता क्या है? कुकीज कुछ सॉर्ट ऑफ स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं दैट आर स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट्स कंप्यूटर ऑन द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के अंदर क्लाइंट के कंप्यूटर के अंदर कुछ स्मॉल सेट ऑफ फाइल्स होती है जो स्टोर होती है। ये बहुत छोटे से स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को लेती है, जैसे यूजर के प्रेफरेंसेस, वो कब सेशंस कर रहा है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो एक वेब ब्राउजर के अंदर छोटी सी फाइल्स होती है, यूजर के अंदर ही वेब ब्राउजर के अंदर फाइल्स होती है जो छोटी छोटी चीजों को स्टोर कर रही होती है, कि जैसे यूजर कब लॉग इन कर रहा है, ठीक है, यूजर की प्रेफरेंसेस क्या है, वो सारी चीजें। ठीक है, अब तुम कुकीज को क्रिएट कैसे कर सकते हो? क्रिएटिंग अ कुकी, तो क्रिएट करने के लिए कुकी को तुम लिखो कुकी, कुकी इज इक्वल्स टू न्यू कुकी मतलब ऐसे लिख दो, कैपिटल कुकी, कुकी इज इक्वल्स टू न्यू कुकी। अब तुम्हें कुकी के अंदर सपोज यूजर का नेम स्टोर करवाना है, तो तुम डालोगे यूजर नेम जॉन डोई, इस तरीके से। और तुमने ये बना दिया, ये कुकी बना दिया। अब तुम चाहते हो कि इस रिस्पॉन्स को मैं अपने कुकी के अंदर ऐड कर दूं, तो इस तरीके से हम कुकीज को क्रिएट करते हैं। कुकी, कुकी इज इक्वल्स टू नया कुकी बनाना है, न्यू कुकी, यूजर नेम जॉन डोए। अब तुम चाहते हो ये जो न्यू कुकी बना, ऑब्जेक्ट बना, इसको मैं ऐड करवा दूं, तो ये जो भी मेरा रिस्पॉन्स अब इस कुकी पर रिस्पॉन्स करेगा कि इस कुकी को ऐड कर देना है, किसी कुकी को रिट्राइव करना है, लेना है उसकी वैल्यूज को, तो कुकी को एज एन एरे लेंगे। कुकीज रिक्वेस्ट डॉट गेट, क्योंकि रिट्राइव के लिए हम रिक्वेस्ट डॉट गेट लिखते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज। अगर कुकी मेरा नल है तो क्या होगा, अगर कुकी कुकीज है तो क्या होगा, नेम इक्वल्स टू यूजर नेम है तो ये चीज कर देना, ये चीज कर देना। ठीक है, इतना समझ आया? देखो इतना ना, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा लिख के आ जाना कि अगर कुकीज के अंदर वैल्यू को रिट्राइव कर देनी है, तो मैंने रिट्राइव के लिए तुम्हें बोला हम डेट डॉट गेट यूज करते हैं, तो वो यूज करेंगे। अब कुकीज के अंदर भी एट्रीब्यूट्स होता है, जैसे मैक्स एज हम सेट कर सकते हैं कि कुकीज की लाइफ टाइम कितनी होगी, पाथ सेट कर सकते हैं और डोमेन सेट कर सकते हैं। ठीक है, कि कितने किस किस डोमेन के लिए ये कुकी वैलिड है। एक होता है सेशन ट्रैकिंग। सेशन तुम्हें पता है क्या होता है? सेशन ट्रैकिंग कौन करता है? सेशन ट्रैकिंग वेब डेवलपमेंट के अंदर सेशन ट्रैकिंग में कुकीज की हेल्प से ही होता है। ठीक है, और सेशन ट्रैकिंग करते क्यों है? क्योंकि हमें यूजर रिलेटेड कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिलती रहे, जैसे अलग अलग रिक्वेस्ट पे, जैसे सेशन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट इज यूज टू मैनेज यूजर सेशन। ठीक है, सेशन एट्रीब्यूट्स को रिट्राइव करने के लिए हम यूज करते हैं जावा इंटीजर। अब देखो, क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बताओ कुकीज एंड सेशंस का। तो सेशंस और कुकीज में डिफरेंस क्या है? लाइक इन्फॉर्मेशन तो दोनों थोड़ी थोड़ी स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, कुकीज क्लाइंट की साइड पे स्टोर होता है, और जो सेशंस होते हैं वो सर्वर साइड पे होते हैं। ठीक है, मेन जो सेशंस हम ट्रैक कर रहे होते हैं वो सर्वर साइड से होते हैं, जबकि कुकीज क्लाइंट की साइड पे होता है। और कुकीज बहुत छोटी अमाउंट ऑफ डेटा को लेता है, लेकिन जो सेशंस होते हैं वो बड़ी अमाउंट ऑफ डेटा को लेते हैं। कुकीज डेटा सेंड करता है हर एवरी रिक्वेस्ट टू द सर्वर, मतलब जब जब सर्वर रिक्वेस्ट मांगेगा कुकीज से, तो वो डेटा सेंड करेगा। और यहाँ पर डेटा इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक सेशन आईडी, कैन बी डिसेबल्ड बाय द यूजर। कुकीज को यूजर्स डिसेबल कर सकते हैं। तुमने भी बहुत बार रील्स देखी होंगी कि तुम्हारा डेटा यहाँ पर सेव हो रहा है, ये हो रहा है, तो तुम लोग भी कुकीज को खुद से डिसेबल कर सकते हो, पर सेशन ज्यादा सिक्योर होते हैं कुकीज से। और ये यूजर के प्रेफरेंसेस वगैरह को लर्न करने के लिए बना होता है, जबकि यहाँ पर यूजर का लॉगिन सेशन, शॉपिंग कार्ट, ये सारी डिटेल्स को मेंटेन करने के लिए होता है। डिफरेंस पता चला कुकीज और सेशंस का? देखो, कुकीज क्या होता है, मतलब इन्फॉर्मेशन दोनों ही स्टोर कर रहे हैं, एक कर रहा है क्लाइंट साइड पर, एक कर रहा है सर्वर साइड पे। एक छोटी डेटा ले रहा है, एक बड़ा डेटा ले रहा है, एक में डेटा हर सर्वर पे सेंड हो रहा है, मतलब हर बार जा रहा है। और जो सेशंस होते हैं वो ज्यादा सिक्योर होता है। कुकीज का काम होता है थोड़ी थोड़ी प्रेफरेंसेस याद रखना, जबकि सेशंस का काम होता है मेंटेन करना। डेटाबेस कनेक्टिविटी इन जेएसपी। ओके, अब यहाँ पर डेटाबेस आ गया। डेटाबेस इज लाइक समथिंग रिलेटेड टू डेटा, हमने पढ़ा हुआ है। अब आता है जेडीबीसी। जेडीबीसी मतलब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये एक जावा का एपीआई है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस से भी इंटरैक्ट कर सकते हैं, मतलब जो बैकएंड में काम हो रहा था, डेटा चल रहा था, उससे भी इंटरैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा एपीआई।
लोड द जेडीबीसी ड्राइवर, कैसे? सबसे पहले जेडीबीसी ड्राइवर को लोड करा, एक कनेक्शन बनाया डेटा से, डेटाबेस के साथ, कुछ स्टेटमेंट्स बनाए जो चाहिए, क्वेरी को एग्जीक्यूट करा, रिजल्ट को प्रोसेस करा और कनेक्शन को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो एक जावा की एपीआई है जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट डेटाबेस से, उसको जेडीबीसी बोलते हैं। तो सबसे पहले ड्राइवर को लोड करेंगे, देन एक कनेक्शन स्टैब्लिश करा, कुछ स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी, क्वेरी भेजी, प्रोसेस करा, मेरे को डेटा मिल गया तो क्लोज कर दिया अपने कनेक्शन को। तो डेटाबेस से हम कनेक्ट कैसे करते हैं एपीआईज के थ्रू, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पर है। अगर मुझे जेएसपी को कनेक्ट वो मतलब जावा मतलब मुझे कनेक्ट करना है जेडीबीसी से, तो सबसे पहले लिखूंगी क्लास डॉट फॉर नेम कॉम डॉट माई एसक्यूएल, मतलब जो डेटाबेस वगैरह होता है ये माई एसक्यूएल में होता है, माई एसक्यूएल एस जे जेडीबीसी ड्राइवर। ये स्टेटमेंट लिखने से मेरा ड्राइवर लोड हो जाएगा। क्लास डॉट फॉर नेम, सबसे पहले तुम लिखोगे कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सी जी डॉट जेडीबीसी ड्राइवर, ये जैसे ही लिखोगे तो मेरा ड्राइवर लोड हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें बस होस्ट करना है, कनेक्शन स्टेबल करना है। तो तुम्हें कनेक्शन बनाना है तो 2 बार कनेक्शन लिखोगे, किसमें, ड्राइवर मैनेजर से कनेक्शन लो, जेडीबीसी माई एसक्यूएल लोकल होस्ट यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड है, ये वाली कनेक्शंस ले लो। आई थिंक ये तो तुम याद नहीं कर पाओगे, ठीक है, बट बस तुम थोड़ा थोड़ा समझ लो। उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिंग एसक्यूएल क्वेरीज। तो एक तो हो गया कि मैंने ड्राइवर को लोड करवा दिया, कनेक्शन बना दिया, फिर मैं कुछ एसक्यूएल लैंग्वेज में क्वेरीज लिखती हूँ, जैसे स्टेटमेंट कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट क्रिएट करियो और रिजल्ट में ये कर दो, सिलेक्ट कर लो यूजर से। उसके बाद अपने ड्राइवर को रिट्राइव कर सकती हूँ और डिस्प्ले कर सकती हूँ, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जावा वाइल रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट स्ट्रिंग नेम ये कर दो, इस तरीके से हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। जब कनेक्शंस को क्लोज करना होता है सिंपल रखो रिजल्ट सेट डॉट क्लोज स्टेटमेंट क्लोज कनेक्शन क्लोज। ठीक है, और ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा तो नहीं, देखो मुझे लगता है कि ये डायरेक्ट तुम्हारे आएंगे तो एंसर्स में आएंगे, यहाँ पर आ तो सकते हैं, वैसे देख लेते हैं। राइट अ जेएसपी पेज टू कनेक्ट टू अ माई एसक्यूएल डेटाबेस एंड डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ टेबल, एक जेएसपी पेज बनाना है जहां से तुम माई एसक्यूएल से कनेक्ट कर पा रहे हो और देन कंटेंट दिखा पा रहे हो। तो सबसे पहले इसके लिए हम एट द रेट पेज इंपोर्ट करेंगे एसक्यूएल को, क्लास बनाएंगे कॉम डॉट माई एसक्यूएल ऐसे करके, तो ये मेरा ड्राइवर लोड हो गया। कनेक्शन के लिए इस तरीके से एक रिक्वेस्ट भेजेंगे एंड देन रिजल्ट बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वाई रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट आउट प्रिंट एलन, जब तक रिजल्ट नेक्स्ट पर है तब तक ये आउटपुट्स को प्रिंट करवा देना है और लास्ट में सब कुछ क्लोज कर देना है। इस तरीके से होता है, इनको ना तुम एक बार लिख लिख के देख लेना, तुम्हें कमांड समझ आ जाएंगी। अब जाके तुम्हारा पूरा जो कंटेंट है वो हो गया है, 10:05 पर तक हो गया है, अपलोड करने में थोड़ा सा डिले हो जाएगा, बट आई try to cover everything from my side. It's like 2 units from my side in just like मैंने वीडियो 4 बजे शुरू करनी करी थी बनानी एंड 10 बज गए हैं एंड मेरा जस्ट हो गया है सारा। होपफुली अगर तुम लोगों के एग्जाम्स है तो तुम अच्छे से देखो इनको और अच्छे से करके आओ। ओके, ऑल द बेस्ट, एंड मेरे को बता देना नेक्स्ट वीडियो किसकी चाहिए।